हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस। जैसा कि आप जानते ही हैं, आप सीए इंटर में आ चुके हैं। हम सीए इंटर में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम समय बर्बाद ना करते हुए एक चीज़ समझना, सीए इंटर में जब हम बात करते हैं हमारे अकाउंट्स सब्जेक्ट की, तो अकाउंट का जो पेपर होता है वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होता है मेजरली। ऐसा कोई एक इसको पत्थर की लकीर मत मान लेना कि सर आपने तो बोला था ऐसा ही आएगा, सर इसमें कोई चेंजेस हुए नहीं, आपने तो गलत बता दिया। जो भी जैसा भी, मेजरली होता क्या है कि 80 मार्क जो रहते हैं आपके, मेजरली हैं, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, प्लस माइनस 10 मार्क, 5 से 10 मार्क का आप लेकर चलिए। 100 मार्क का यदि आपका पेपर है, 100 मार्क का यदि पेपर है ना, तो ये पेपर दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, मेजरली दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। 80 मार्क जो रहता है ये आपके चैप्टर्स में कवर होते हैं, और 20 मार्क आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपलसरी क्वेश्चन में आता है, यानी आप इसको चाह कर भी ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। तो आपको 20 मार्क के तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस चैप्टर में पढ़ने ही हैं। तो कई बच्चों का स्ट्रैटेजी रहता है कि भाई 20 मार्क का हम अच्छे से कर ले, ताकि हमारे को पास होने के लिए जो नंबर्स चाहिए, 20 मार्क का जो नंबर है वो तो एएस से मिल जाए, बचा हुआ 80 मार्क हम बाकी चैप्टर्स से पढ़ ले। पढ़ेंगे हम क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, क्या नहीं है वगैरह, हम ओवर द पीरियड पढ़ते जाएंगे। बट मैं सिर्फ ध्यान यहाँ लाना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। और जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं ना बेटा, तो दिस आर समटाइम थेरी क्वेश्चंस, समटाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि अकाउंट्स में थेरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंट में थेरी आता नहीं है। ऐसा नहीं है, अकाउंट्स में थेरी आता है, बट मेजरली इट कम्स फ्रॉम योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं उसमें से थेरी नहीं आता। कई बार इंस्टीट्यूट यहाँ भी कुछ एक 5 मार्क का थेरी, 4 मार्क का थेरी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो थेरी इंपॉर्टेंट है। एएस की तो आप ऑप्शन में छोड़ ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। यहाँ का अगर आप थेरी एक बार का इग्नोर करते हो, मैं ये एडवाइस नहीं करूँगा इग्नोर करो, बट अगर आप छोड़ भी देते हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है 5 मार्क से ज़्यादा का। बट यहाँ पे अगर आप एएस का थेरी छोड़ देते हो तो कुछ 15 मार्क, 10 से 15 मार्क का आपको फ़र्क पड़ सकता है। तो एएस के थेरी पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो वो हम बाद में जब एएस पे आएंगे तब हम इस पर और एक बार और बात कर लेंगे। बट अभी के लिए हम हमारा पहला जो चैप्टर है, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम इससे शुरू करने वाले हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछूं तो आपने जवाब देना है। बच्चा, वाई वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? बचपन याद है क्या आपको? आपको आपका बचपन याद है क्या? मैंने पढ़ाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? आई विल वेट आपके आंसर्स के लिए, ठीक है? टू नो द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस, ओके। और कोई कुछ कहना चाहेगा, टिप्पणी? ओके, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन। और एक मिनट, मैं कुछ सेटअप कर रहा हूँ, आप लोग बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। और क्या औकात के लिए, ओके। एकदम जमीन पे ही लेट गए, एक औकात के लिए बोले, हाँ ये मेरे शब्द वापर रहा है वो। हाँ, और किधर गया रही? मिल गया। यस, मैंने आपसे पूछा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बनाने का पर्पस क्या होता है।
हम जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जिसको हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं, ये बनाने का पर्पस क्या होता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग के दो पर्पस होते हैं। मैं फाइनल अकाउंट पढ़ा रहा हूँ बेटा, हम वो चैप्टर कैटर कर रहे हैं जो वैसे कायदे से आपके सीए फाउंडेशन में भी है। कई लोग पढ़ते नहीं है, फाउंडेशन में छोड़ देते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट फाउंडेशन में उस पर क्वेश्चन नहीं पूछती, क्योंकि इंटर में क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन रहता है, तो इंस्टीट्यूट पूछती नहीं, इसलिए कई बार बच्चे उसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं। तो मैं फिलहाल वो चैप्टर कवर करवा रहा हूँ, आपको लगेगा आपको इसमें से कई सारी चीज़ें आती है, क्योंकि ऑफकोर्स वी आर लर्निंग फाइनल अकाउंट। आपने फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट पढ़ा भी है, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न याद है क्या? फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, एक क्विक रिकैप है, क्योंकि हमारा इंटर में जो कंसंट्रेशन रहने वाला है, इंटर में वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट मोर ऑन अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज। हमारा यहाँ पे ज़्यादातर कंसंट्रेशन किसके तरफ बढ़ जाएगा कि भाई कंपनी अपने बुक्स में अकाउंट कैसा करेंगी, कंपनी अपने बुक्स में अकाउंटिंग कैसा करेंगी, इसके तरफ हमारा थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रहने वाला है। तो यस ऑफकोर्स उसी को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल कंपनी फाइनल अकाउंट बनाना चाहती है, तो फाइनल अकाउंट का पर्पज़ क्या है, व्हाट इज द पर्पज़ ऑफ फाइनल अकाउंट। दो पर्पज़ रहते हैं फाइनल अकाउंट के। पहला रहता है टू नो प्रॉफिट एंड लॉसेस। पहला पर्पज़ क्या रहता है बच्चा, जवाब दे, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा पर्पज़ क्या रहता है, दूसरा पर्पज इज टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा पर्पज क्या रहता है, टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है। बेटा बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस जानना है। प्रॉफिट एंड लॉस जानना है मतलब क्या जानना है कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ। हम धंधा कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग क्यों मेंटेन कर रहे हैं, ताकि जो हम धंधा कर रहे हैं उससे हम ये पता कर सके ना कि हमने कितना कमाया कितना गवाया। अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, भाई ये जानना है कि हमने कितना कमाया और कितना गवाया। ये जानने के लिए हम यहाँ कंपेयर करते इनकम एंड एक्सपेंसेस को। किसको कंपेयर करते बच्चा, किसको कंपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस को। किसको कंपेयर करेंगे, वी आर गोइंग टू कंपेयर इनकम एंड एक्सपेंसेस। वी आर गोइंग टू कंपेयर इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो हियर वी आर कंपेयरिंग, नॉमिनल अकाउंट बोलूँ तो चलेगा क्या, हाँ या ना में जवाब दो। हियर वी आर कंपेयरिंग नॉमिनल अकाउंट, यदि मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, बोलो यस और नो, कम ऑन हरी अप फास्ट। हमको प्रॉफिट एंड लॉस जानना है। प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए वी आर कंपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, इसको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। मैं तो ये कंपैरिजन कहाँ करेंगे हम, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस वी आर, यस ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू कंपेयर नॉमिनल अकाउंट, बट ये कंपैरिजन कहाँ किया जाएगा, एनीवन एनीवन वुड लाइक टू ट्राई, ये कंपैरिजन कहाँ किया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं यही ढूंढ रहा था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट ट्रू, डू वी कंपेयर दिस इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो मुझसे फाउंडेशन पढ़े जवाब दो, वेदर नो। इसका कंपैरिजन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में किया जाता है, ये बोलना बहुत खतरनाक है। एक्चुअली इसका कंपैरिजन किया जाता है इनकम स्टेटमेंट्स में। कहाँ किया जाता है इसका कंपैरिजन, इनकम स्टेटमेंट। सर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है। अब ज़रा ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसा आपको बिजनेस स्ट्रक्चर्स, ये फटाफट रिकैप करवा रहा हूँ, फाउंडेशन में हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिकैप कर लो ताकि दिमाग में रहे और हम आगे बढ़ सके। जैसा अगर हम बिजनेस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर ना। आप चाहो तो ट्रेडर हो सकते हो, ट्रेडर से पहले तो आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हो। क्या हो गया रे इसको, आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हो, यू कैन मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट। आप ट्रेडर हो सकते हो या आप सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हो। ये मेजर अलग अलग धंधा करने का तरीका हो सकता है, बिजनेस स्ट्रक्चर हो सकते हैं। आइदर आई कैन मैन्युफैक्चर, आई कैन आइदर ट्रेड, आई कैन प्रोवाइड सर्विसेज। ये तीन बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं इन विच यू कैन डू बिजनेस। अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें, मैन्युफैक्चरर अपने प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहता है। मैन्युफैक्चरर जानना चाहता है कि भाई मैंने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। तो मैन्युफैक्चरर विल गोइंग टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरर कौन सा एक अकाउंट बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट
एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 3 अकाउंट बनाता है अगर उसको प्रॉफिट एंड लॉस जानना है। फाउंडेशन पढ़ा था हमने ये फाउंडेशन में, बोलो याद करो, यस और नो, याद आया? अगर हमको ट्रेडर के प्रॉफिट, हाँ जी, याद है पीयूष? ठीक है, अगर ट्रेडर को प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो हिल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये ऐसे 2 अकाउंट बनाता है। और अगर सर्विस प्रोवाइडर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट जानना है तो दे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इसकी जगह पे दे प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं वो लोग उसकी जगह पे? इनकम स्टेटमेंट नहीं, इनकम स्टेटमेंट नहीं, क्या बोलते थे हम उसको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं वापस बोलता हूँ, जो आपने बोला था, जो स्टेटमेंट आपने दिया था कि अगर ट्रेडर को प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, ट्रेडर को अगर प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो दे प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको नहीं लगता आप आपका आपका आंसर बहुत सीमित रख रहे हो ट्रेडर तक? और बेटा आपको अकाउंटिंग सिर्फ ट्रेडर की करनी होती है कि मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर की भी हम अकाउंटिंग करते हैं? क्या आप अकाउंटिंग सिर्फ ट्रेडर की नहीं करते हो, आप साथ साथ में मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर इस सब की भी अकाउंटिंग करोगे ना? बट सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो हमने एनपीओ में बनाया था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ जो रहती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। ज़रा बचपन याद करो और देखो, आपने जितने भी एनपीओस पढ़े थे ना वो सब सर्विस प्रोवाइडर थे। हॉस्पिटल, होटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, क्लब्स, इन सब की अकाउंटिंग की थी ना आपने, वो सब सर्विस प्रोवाइड करते थे, इसीलिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे एनपीओज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं। अगर कोई ऐसा एनपीओ है जो ट्रेडर है, जो माल खरीद कर दान करता है, तो उसके लिए वो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगा। कुछ कई बार होते हैं ना, भोजनालय होते हैं जो सस्ते पैसे, सस्ते इसमें आपको फूड प्रोवाइड करते, 5 रुपये 10 रुपये में, दे प्रोवाइड विद ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। कहीं मैन्युफैक्चर करके ब्लैंकेट्स बेच रहे हैं, ब्लैंकेट बनाकर बेचेंगे, दिल प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एनपीओ ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन ये अलग अलग चीज़ें। तो वापस मैं कह रहा हूँ, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते, ये बोलना ज़्यादा सही है कि टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट बोलना ज़्यादा सही है? इन सबको मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? इन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे? वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो, समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। आगे बढ़े। इनकम स्टेटमेंट्स बनाए जाते, क्या बनाए जाते? इनकम स्टेटमेंट। अब इसमें मैं एक चीज़ और डालना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बताया हमारा ज़्यादातर कंसंट्रेशन इंटर के अंदर में कंपनीज पे रहने वाला है। इसका मतलब हम बाकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, बाकी भी अकाउंटिंग है, बट मेजर फोकस हमने कंपनी को ध्यान में रखते हुए इंटर की अकाउंटिंग पढ़नी है। तो अगर हम कंपनी की बात करें बेटा, अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चरर भी हो सकती है, कंपनी ट्रेडर भी हो सकती है, कंपनी सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकती है। कंपनी चाहे तो वो मैन्युफैक्चर कर सकती है, ट्रेड कर सकती है, सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। कंपनी कुछ भी हो, कंपनी चाहे मैन्युफैक्चरर रहे, ट्रेडर रहे, सर्विस प्रोवाइडर रहे, इसके ऊपर में अप्लीकेबल हो जाता है 2013 कंपनीज एक्ट 2013, ये हमारे ऊपर में एप्लीकेबल हो जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। और कंपनीज एक्ट 2013 में बोला है कि चाहे आप कुछ भी रहो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर ट्रेडर, यू आर सर्विस प्रोवाइडर, यू आर मैन्युफैक्चरर, आप एक ही चीज़ बनाओगे। सब लोगों के लिए एक ही चीज़ बनाई जाती है जिसका नाम दे देते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सब मिलाकर क्या बना देते हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर वो चाहे मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है या सर्विस प्रोवाइडर है। ऐसा क्यों किया गया है जरा समझ के देखते हैं। ऐसा क्यों किया गया है आप समझो, ताकि देखो, अगर मैंने मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, अगर मैंने एक ट्रेडिशनल तरीके से गया जहाँ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पी एंड एल या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, तो होगा क्या? जैसा हम रिलायंस जियो की बात करते हैं, जियो अपने मुकेश भाई की कंपनी, जियो क्या बनाएंगी? जियो क्या है? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर? जियो सर्विस प्रोवाइडर है ना। जियो क्या बनाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जियो क्या बनाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और मैं बात करता हूँ टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स क्या बनाएंगे? टाटा मोटर्स क्या बनाएंगे बच्चा? टाटा मोटर्स इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग, तो डोंट यू थिंक टाटा मोटर्स विल गोइंग टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट? टाटा मोटर्स क्या बनाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। समझा है तो एक बार चैट में यस लिख। अब मेरे को एक चीज़ बता, मेरे को टाटा मोटर्स और रिलायंस जियो इन दोनों का बैलेंस शीट यदि कंपेयर करना है, मेरे पास, मैं इन्वेस्टर हूँ,
मेरे को इन कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे को इन कंपनी में इन्वेस्ट करना है। टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करूँ कि जियो में इन्वेस्ट करूँ, किस में इन्वेस्ट करूँ? तो मैं क्या बोलूँगा भाई, ला उनके प्रॉफिट एंड लॉस कितने पता करने। प्रॉफिट एंड लॉस कितने हैं? टाटा मोटर ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया, P&L अकाउंट बनाया, जियो ने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। मैं तो जियो को फ्रॉड बोल दूंगा ना, अगर मैं लेमैन हूँ, मेरे को समझता नहीं है, तो मैं तो जियो को फ्रॉड बोलूंगा। मैं बोलूंगा जियो तेरा ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ है, तेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहाँ है, तेरा P&L अकाउंट क्या है, कहाँ है? वो तो टाटा भाई ने दिया, तूने क्यों नहीं दिया? तू फ्रॉड कर रहा। मैं जियो को बोलूंगा तू फ्रॉड कर रहा, बल्कि जियो ने कुछ गलत किया क्या? ये तीन तीन चीजें दे रहा, ये एक ही चीज दे रहा, तो ये गलत दिखने लगता है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने गलत होता है जियो का, कि ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो अकाउंटिंग के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, बट जो एक लेमैन होता है, जो एक नया बंदा होता है, जिसको अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज नहीं होता है, उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, उसको ये चीज़ समझने में दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत उसको ना हो, ये चीज़ समझने में वो गड़बड़ ना करे, और वो अननेसेसरी किसी को भी फ्रॉड ना बोले। तो हमने क्या किया, सबका सेम कर दिया। कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है? कंपनीज एक्ट ने बोला है, चाहे आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, फॉर कंपैरिजन रीजन, फॉर कंपैरिजन पर्पसेस, आप सब मिलके एक ही चीज बनाएंगे, ताकि कल चल के किसी के ऊपर भी उंगली ना उठाई जा सके। कल चल के अगर आप इन्वेस्टर्स को, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर में, सर्विस में इन्वेस्ट करना चाहे, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में इन्वेस्ट करना चाहे, या ट्रेडिंग कंसर्न्स में इन्वेस्ट करना चाहे, वो उसके स्टेटमेंट्स इजीली कंपेयर कर सके। तो कंपनीज एक्ट के तहत हम लोग ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, ना मैन्युफैक्चरिंग, ना P&L, हम बनाते स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम यहाँ अलग अलग चीज़ें नहीं बनाएंगे, हम यहाँ क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इजी कंपैरिजन, फॉर इजी कंपैरिजन। आई होप आपको इनकम स्टेटमेंट में क्या बनेगा ये समझ में आया। इनकम स्टेटमेंट में क्या बनेगा ये समझ में आया। समझ में आया तो एक बार थम्स अप दे दो, समझ में आया तो एक बार थम्स अप दे दो। यस, हमने बनाना क्या है क्लियर है सभी को? तो अब मैं वापस पूछ रहा हूँ, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस वी कंपेयर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, या इन सिंपल वर्ड्स वी कंपेयर नॉमिनल अकाउंट। ये कंपैरिजन कहाँ किया जाएगा? ये कंपैरिजन किया जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। और इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या बनता है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ये सब आपने देखे है, बचपन में पढ़े। अभी पर कंपनीज के लिए हम यहाँ क्या बना देंगे बच्चा? कंपनीज के लिए हम यहाँ एक और बढ़ा सकते हैं, जिसको नाम दे देंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर कंपनीज हम यहाँ पे एक नाम और बढ़ा सकते हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा नहीं है कि बस इतने तक सीमित है, इनकम स्टेटमेंट में और भी आता है। ब्रांच अकाउंट आएगा, हम पढ़ेंगे आगे। डिपार्टमेंट अकाउंट आएगा, हम पढ़ेंगे आगे। अगेन उसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस जानना। ब्रांच अकाउंट के तहत हम प्रॉफिट एंड लॉस पता करते हैं, डिपार्टमेंट अकाउंट के तहत हम प्रॉफिट एंड लॉस, कंसाइनमेंट आपने बचपन में पढ़ा था, कंसाइनमेंट में भी प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता था ना। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम कंसाइनिंग कंसाइनमेंट बिजनेस, क्या पता चलता था? प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम कंसाइनमेंट बिजनेस। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के इनकम स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के इनकम स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। वेयर एज फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या? यस एनीवन? कोई है हमारे बीच में शेर दिल जो बताए फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या? सब पढ़े अपने, ये सब पढ़े, सब पढ़ा आप लोगों ने ये। हाँ जी, फाइनेंशियल पोजीशन नेटवर्थ, इसको हम सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं? नेटवर्थ। और हिंदी अनुवाद अगर हम नेटवर्थ का करते हैं तो औकात। हिंदी अनुवाद यदि हम नेटवर्थ का करते हैं तो औकात। हमको बिजनेस की औकात जाननी है कि भाई हमारे पास कितने एसेट्स, कितनी लाइफ, औकात जाननी है। अगर मेरे को, मैंने पूछा भाई किसी को भी, अगर मैं पूछा यार सुचित तेरी औकात क्या है, बुरा लगता ना? ऐसा किसी को बोला तेरी औकात क्या? नहीं, उसको क्या बोलना, इंग्लिश में क्या बोलना? नेटवर्थ। जब हमने पूछा सुचित तेरा नेटवर्थ क्या है, तो ऐसा लगता है हाँ व्यवस्थित है। नेटवर्थ, तो नेटवर्थ से हमको क्या पता चलता है? नेटवर्थ अगर हमको पता करना है तो वी हैव टू कंपेयर देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हमको क्या कंपेयर करना पड़ेगा? एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एसेट्स है और वो ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या लाइबिलिटीज है। This we can compare to calculate the net worth. This we can compare to calculate the net worth of an organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नेट वर्थ हमको ये चीज़ों को कंपेयर करके पता चलता है। इसको मैं दूसरी भाषा में बोल सकता हूँ, वी कंपेयर रियल एंड पर्सनल अकाउंट। क्या कंपेयर करते हैं हम? वी कंपेयर रियल एंड पर्सनल अकाउंट। तो रियल एंड पर्सनल अकाउंट का कंपेरिजन किया जाता है टू कैलकुलेट द नेटवर्थ। रियल एंड पर्सनल अकाउंट का कंपैरिजन किया जाता है टू कैलकुलेट द नेटवर्थ। मैं कहता हूँ ये कंपैरिजन हम कहाँ करते हैं? या तो आप एसेट लाइबिलिटी बोल दो या रियल एंड पर्सनल अकाउंट बोल दो। नॉमिनल अकाउंट तो इनकम स्टेटमेंट में चले गए, रियल पर्सनल आ जाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन में। ये कंपैरिजन कहाँ किया जाता है?
देख आपको औकात पता चल सकती है ना तेरे पास। देख अब सोच के देख अपनी औकात क्या है। अपने पास है गाड़ी होंगी, मोबाइल फ़ोन होगा, किताबें होंगी, कपड़े होंगी। दीज आर ऑल एसेट्स। दीज आर ऑल एसेट, लाइबिलिटी। किसी से उधारी लिया है, मेरे दोस्त से 1,000 रुपये लिया था, 1,000 रुपये पेएबल है, 1,000 रुपये पेएबल, लाइबिलिटी। तो जितने एसेट्स उसमें से जो पेएबल है वो माइनस कर दिया तो मेरी नेटवर्थ पता चल जाएंगी। सर नेटवर्थ पता करने के लिए हम पोजिशनल स्टेटमेंट बनाते नहीं, नहीं नहीं नहीं। नेटवर्थ पता करने के लिए बैलेंस शीट बनती है। पता करने के लिए बैलेंस शीट बनती है। थोड़ा दिमाग लगा रहे कुछ बच्चे कि सर इनकम स्टेटमेंट था, जब मैंने ट्रेडिंग पेंडल बोला तो आपने गलत बोल दिया था, तो शायद यहाँ पे पोजिशनल स्टेटमेंट नाम का कोई वर्ड रहता होगा। नहीं, इसके लिए बैलेंस शीट ही बनती है। फिर चाहे आप ट्रेडर रहो, सर्विस प्रोवाइडर रहो, मैन्युफैक्चरर रहो, एवरीबडी प्रिपेयर्स बैलेंस शीट। इवन इफ योर कंपनी, कंपनी भी बैलेंस शीट ही बनाती है। कंपनी भी क्या बनाती है उसको? बैलेंस शीट। कंपनी भी उसको क्या बनाती है? बैलेंस शीट। आई होप क्लियर है। यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है। कंपनी क्या बनाती है? बैलेंस शीट। आगे बढ़ू यहाँ से, आगे बढ़ू यहाँ से, आगे बढ़ू। एनी वन विल प्रिपेयर बैलेंस शीट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। अब जैसा हम आते हैं सुचित, सुचित से सवाल पूछते, ठीक है सुचित तेरा प्रॉफिट कितना? कब का? यस, उसने क्या सवाल पूछा? कब का। अगर मैं किसी को भी पूछूं कि तेरा प्रॉफिट कितना, ये सबसे वाहियात सवाल है। अगर मैंने किसी भी व्यक्ति को पूछा कि तेरा प्रॉफिट कितना, मैंने पीरियड बताया क्या? मैंने पीरियड बताया क्या? आज का, कल का, परसों का, नरसों का, 2 दिन का, 1 साल का, 2 साल का? नहीं। तो अगर हमको कभी भी प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, तो वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, बट दैट इनकम स्टेटमेंट इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ये इनकम स्टेटमेंट जो बनाया जाएगा ये काहे के लिए बनाया जाएगा? एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। काहे के लिए बनाया जाएगा? फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। सुचित वापस, तेरा आज का प्रॉफिट कितना? सर मैं आज का प्रॉफिट अभी नहीं बता सकता। सर मैं आज का प्रॉफिट अभी नहीं बता सकता। आज का प्रॉफिट क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि आज का प्रॉफिट तो आज खत्म होने के बाद कैलकुलेट होगा ना। आज का प्रॉफिट मतलब सुबेरे से लेके अब तक का प्रॉफिट बता सकता हूं मैं। जैसा सुबेरे से वो निकला होगा, उसको घर पे जब वो सुबेरे उठा, जल्दी उठ गया, आज क्लास थी तो पापा ने बोले ले 1,000 रुपये रख। 1,000 रुपये की उसकी आमदनी हो गई, 1,000 रुपये की उसकी इनकम हो गई। उसके अलावा खर्चे नहीं, क्लास में कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है, क्लास अटेंड कर रहा है। क्लास क्लास खत्म हुई 4:30 बजे, बढ़िया सुचेत निकला। अभी तो कितने बज रहे? अभी बज रहे आपके 10:30। 4:30 बजे जब लास्ट लेक्चर खत्म होगा तब सुचित निकलेगा बाहर, टहलने गया, घूमने गया। वहां देखा घर के बाहर एक लॉटरी का टिकट पड़ा मिला, सुचित ने रख लिया। चुपचाप ऐसा उठा और जेब में रख के अंदर आ गया। बाहर जाते जाते अंदर आ गया। लालच इंसान से कुछ भी करा सकता है। उसने पेपर खोला, वो आज का ही लॉटरी टिकट था। उसने पेपर खोला, जाके देखा, लॉटरी का नंबर मैच भी कर गया उसके लॉटरी के नंबर से। पहला दूसरा छः के छः नंबर मैच कर गए। सुचित को 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो सुचित की आज की इनकम कितनी हुई? 1,000 रुपये प्लस 2 करोड़। तो टोटल लॉटरी कितने, टोटल इनकम कितनी होगी? सिर्फ उसकी 1,000 रुपये की इनकम है कि 2 करोड़ 1,000 रुपये की इनकम है? उसकी आज की इनकम सिर्फ 1,000 रुपये तक सीमित नहीं रही। उसकी इनकम कितनी होगी? 2 करोड़ एंड 1,000 रुपीज़। बट ये 2 करोड़ एंड 1,000 रुपीज़ है, ये कब पता चला? अभी पता चला कि जब तक आज खत्म नहीं होता तब तक पता नहीं चलेगा। डोंट यू थिंक? अगर मैं उसको आज पूछूं कि तेरा आज का प्रॉफिट कितना, वो उसके लिए डिटरमाइन कर पाना डिफिकल्ट है। वो आज का प्रॉफिट आज नहीं, आज रात के 12 बजे के बाद बता पाएगा। वो आज रात के 12 बजे के बाद बता पाएगा। तो आज का प्रॉफिट हमें अभी नहीं पता चल सकता, कब पता चलेगा? आज खत्म होने के बाद। तो इट इज प्रिपेयर्ड, इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, बट प्रिपेयर्ड व्हेन द पीरियड इज ओवर। कब बनाएंगे हम इसको? कब बनाएंगे? जब ये समय बीत जाएगा। जब तक ये समय बीत नहीं जाएगा तब तक हम ये निकाल नहीं सकते। तब तक ये हम निकाल नहीं सकते। ये समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। क्लियर है? आपने अगर देखा होगा कि ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, इसलिए आपने ऊपर में हेडिंग दिया होगा फॉर द पीरियड एंडिंग। सर हम पीरियड एंडिंग नहीं लिखते थे, हम यहाँ लिखते थे ईयर एंडिंग। ईयर मतलब हम जो अकाउंटिंग करते थे वो एक एक साल की करते थे। अब ये 1 साल की ही रहनी चाहिए, ये अकाउंट्स में कहीं भी डिफाइन नहीं है। पीरियडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? पीरियड कैन बी एनी ड्यूरेशन, एनी ड्यूरेशन। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 40 घंटे, 2 घंटे, जितने समय की आपको अकाउंटिंग करनी है आप कर सकते हो। जितने साल की या जितने समय की आप अकाउंटिंग करना है कर सकते हो, बट आर कन्वीनियंस के लिए। जैसा इनकम टैक्स में पीरियड डिफाइन है, जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो आप समझेगा। इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर डिफाइन किया हुआ है, 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च पे खत्म होगा। तो ईयर कभी इनकम टैक्स में डिफाइन नहीं किया हुआ है। सॉरी, ईयर कभी अकाउंट्स में डिफाइन नहीं किया हुआ है। ईयर कहाँ डिफाइन किया हुआ है? इनकम टैक्स।
तो अकाउंट्स में पीरियड को लिबर्टी है। मैं अगर पीरियड 2 महीने ले लूँ तो क्या होगा, मेरे को साल के 2 महीने करके 6 स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और इनकम टैक्स बोलता है 12 महीने का एक स्टेटमेंट चाहिए, तो साल में 7 स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। परवड़ेगा क्या? साल के 7 स्टेटमेंट बनाना परवड़ता नहीं, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता। तो इनकम टैक्स ने लिबर्टी दी, इनकम टैक्स ने पीरियड डिफाइन किया हुआ है, अकाउंट्स ने लिबर्टी दी हुई है। तो हम पीरियड का ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। जिसको स्पेसिफिक पीरियड चाहिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, वही पीरियड हम अकाउंटिंग में ले लेते हैं, ताकि हमारे को मल्टीपल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर ना करना पड़े, मल्टीपल फाइनल अकाउंट बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो पीरियड अकाउंट्स में डिफाइन नहीं किया हुआ है। पीरियड कहाँ डिफाइन किया हुआ है? इनकम टैक्स में। तो ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट्स में आप एक ही साल का स्टेटमेंट बनाओ। जब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हम अलग अलग पीरियड, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए भी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन, अलग अलग पीरियड के लिए भी स्टेटमेंट्स बनाते हैं। समझा है तो एक बार चैट में यस लिख दो, समझा है तो एक बार चैट में यस लिख दो। थम्स अप दे दो, चलो फटाफट थम्स अप ही दे दो। क्लियर है? आगे बढ़ू यहाँ से। पीरियड या अकाउंट्स में डिफाइन किया हुआ नहीं है, पीरियड या अकाउंट्स में डिफाइन किया हुआ नहीं है इनकम टैक्स में। जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये हो गया पीरियड एज पर बैलेंस इनकम स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट से हमको क्या पता चलती है? एक आदमी की नेटवर्थ, उसकी औकात। जैसा अपन मुकेश, मुकेश यू नो मुकेश, ही इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने फ़ोन कर दिया, बोला कहाँ मुकेश, कहाँ घूम रहा है? वो कहीं नहीं, बोले बस ऐसे ही वेल्ले घूम रहे। मैं अपने लड़के को काम पे लगा दिया, बोले बढ़िया है, जियो यो अच्छा कर रहा है, बोले देख रहा है वो बराबर काम कर रहा है। बोला ठीक है। मैंने बोला मुकेश तेरी औकात क्या है? बोले कृष्णा तमीज से बात कर। अरे मैंने तेरा नेटवर्थ क्या है? मैं क्या लगा उसका नेटवर्थ क्या है? तो मुकेश ने बोला कब का पूछ रहा है। उसने बोला कब का, जैसा सुचित ने मेरे को बोला ना प्रॉफिट कितना है सर, कब का। मुकेश ने भी पूछा कब का। क्या मैं मुकेश को ये बोल सकता हूँ क्या कि तेरी साल भर की नेटवर्थ क्या है? क्या मैं उसको फॉर अ पर्टिकुलर ईयर उसकी नेटवर्थ पूछ सकता हूँ? वेदर दिस क्वेश्चन विल बी राइट और रॉन्ग। अगर मैं किसी का नेटवर्थ जानना चाहता हूँ तो क्या मैं नेटवर्थ एक साल के लिए बना सकता हूँ क्या? क्या नेटवर्थ में एक साल के लिए पता कर सकता हूँ क्या? बोल हाँ या ना। क्या हम नेटवर्थ एक पर्टिकुलर ईयर के लिए पता कर सकते हैं क्या? नहीं। देख मुकेश अंबानी की अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो रिलायंस के शेयर्स इज इट नेटवर्थ। रिलायंस के शेयर्स में जो उसने पैसा लगा रखा है वो उसकी नेटवर्थ है। साल भर स्टॉक मार्केट की पोजीशन क्या लगती है? साल भर स्टॉक मार्केट एक ही प्राइस पे था क्या? शेयर का प्राइस बढ़ा तो उसकी औकात बढ़ गई, शेयर का प्राइस गिरा तो उसकी औकात गिर गई। तो क्या मुकेश अंबानी की साल भर औकात सेम थी कि इट वॉज फ्लक्चुएटिंग? मुकेश भाई की साल भर औकात सेम थी कि इट वॉज फ्लक्चुएटिंग? जवाब दो। इट वॉज फ्लक्चुएटिंग, दैट वॉज फ्लक्चुएटिंग। उसकी औकात साल भर सेम नहीं थी, उसकी औकात साल भर बदलती रही, उसकी औकात साल भर क्या रही? बदलती रही। तो हमको अगर उसका नेटवर्थ जानना है, अगर हमको उसका नेटवर्थ जानना है तो वी कैन नॉट कैलकुलेट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, हमको उसको निकालना पड़ता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। मुकेश भाई क्या बोलेगा कि यार साल भर की औकात नहीं बता सकता, मैं कल रात के 12 बजे की औकात बता सकता हूँ। 12 बजे टाइम। सर टाइम और पीरियड में फ़र्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड पीरियड? सिंपल। हमारा क्लास 10 से 12 बजे रहेगा और कल हम 10 बजे मिलेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट में फ़र्क है क्या? हमारा क्लास 10 से 12 रहेगा और कल हम 10 बजे मिलेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट में कोई अंतर है क्या? जवाब दो। इन दोनों स्टेटमेंट में कोई अंतर है क्या? कम ऑन, थिंक थिंक। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। ये जो 10 से 12 है दिस इज ड्यूरेशन। 10 से 12 जो, इसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूरेशन। और इसको हम क्या बोलेंगे? टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे? टाइम। ड्यूरेशन और टाइम। ड्यूरेशन यानी पीरियड हो गया, पीरियड हैज अ ड्यूरेशन, पीरियड इज अ ड्यूरेशन विच हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। पीरियड को एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक पॉइंट होता है, वो ड्यूरेशन हो गया, वो क्या हो गया? ड्यूरेशन। वेयर इज टाइम इज पिन पॉइंट, अभी का, इस समय का। तो इसलिए आपने देखा होगा बैलेंस शीट के ऊपर में हेडिंग रहती, बैलेंस शीट के ऊपर में हेडिंग क्या रहती थी? एज ऑन। एज ऑन मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन बताता। और आप कब बना सकते हो बैलेंस शीट? अगर मैं मुकेश भाई को आज रात की औकात पूछूं, आज रात के 12 बजे की औकात पूछूं, तो बता पाएंगा क्या? आज रात की औकात नहीं बता पाएंगा, वो जो समय बीत चुका है कल रात की बता पाएंगा, वो आज रात की नहीं बता पाएंगा। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द टाइम हैज पास्ट। जब तक वो समय बीत नहीं जाता तब तक आप उस समय की आप औकात नहीं बता सकते, तब तक कि आप उस समय की आप औकात नहीं बता सकते। ये समझ में आया क्या? इट वॉज फॉर पर्टिकुलर पीरियड, इनकम स्टेटमेंट वॉज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, प्रिपेयर्ड व्हेन द पीरियड इज ओवर, इसलिए वहाँ एडिंग दी जाती थी फॉर द पीरियड एंडिंग। इट इज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, प्रिपेयर्ड व्हेन द टाइम हैज पास, इसलिए यहाँ हेडिंग दिया जाता है एज ऑन। बैलेंस शीट के ऊपर आप देख लो हेडिंग क्या रहता है? एज ऑन। इनकम स्टेटमेंट के ऊपर हेडिंग क्या रहता है? फॉर द पीरियड एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। दोनों का डिफरेंस समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो।
दोनों का डिफरेंस समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। क्लियर है? क्लियर है? बढ़ू आगे। हम जो पढ़ रहे हैं फिलहाल कंपनी अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं। तो इनकम स्टेटमेंट जो कंपनी अकाउंट्स के केस में बनाया जाता है, इट इज एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। एंड बैलेंस शीट अगर हम बात करें तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट बनाई जाती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल? शेड्यूल मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन? आप लोगों ने सीए फाउंडेशन में पढ़ा है? सर एज ऑन और एज ऑट एट में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, वो यूके और यूएस का डिफरेंस है। यूके वाले एज ऑन वापरते, यूएस वाले एज एट वापरते, दोनों सेम ही है। यस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ शेड्यूल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्केड्यूल? स्केड्यूल का मतलब क्या होता है? एनीवन? होता क्या है, जैसा आप लोगों ने सेक्शंस पढ़े क्या बचपन में? सेक्शंस जो आपका एक्ट होता है, कंपनीज एक्ट वगैरह आप पढ़ते हो ना, वो भी कई पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक मेन बॉडी होती है जिसको आप सेक्शंस बोलते हो, पैरा भी बोलते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। उसके बाद में कुछ एनेक्चर्स होते हैं, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं। दैट एनेक्चर्स आर डिवाइडेड इनटू शेड्यूल। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, जिसमें मेजरली फॉर्मेट, रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस कैसे हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कवर होगा, क्या क्या लिखा रहेगा, उसके स्केड्यूल बने रहते हैं, अलग अलग स्केड्यूल रहते हैं। तो उसमें स्केड्यूल 3 में फॉर्मेट है। उसमें स्केड्यूल 3 में क्या फॉर्मेट, उसको एनेक्स्चर्स को पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको स्केड्यूल बोलते हैं। मेन बॉडी ऑफ एक्ट को डिवाइड करते वक्त सेक्शन बोलते हैं, एनेक्स्चर्स को पार्ट में डिवाइड करते वक्त हम स्केड्यूल बोलते हैं। एनेक्स्चर मतलब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट एट द एंड। तो स्केड्यूल 3, वो स्केड्यूल को फर्दर डिवाइड किया हुआ है पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसा स्केड्यूल्स को भी डिवाइड करते हैं हम। तो पार्ट 1 में बैलेंस शीट दी हुई है और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। पार्ट 1 में बैलेंस शीट दी हुई है और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। तो ये स्केड्यूल में फॉर्मेट दिया हुआ है, डिफाइन फॉर्मेट है, उसी के हिसाब से बनाना है। क्यों डिफाइन किया हुआ है फॉर्मेट, वो भी हमें लॉजिक बता चुका हूँ। फॉर्मेट क्यों डिफाइन किया है कंपनीज एक्ट में, ताकि ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, इनके अलग अलग स्टेटमेंट का अगर हमको कंपैरिजन करना है, रीडर अगर उसके अलग अलग स्टेटमेंट का कंपैरिजन करना चाहता है, तो उस कंपैरिजन में रीडर को दिक्कत ना आए, इसीलिए हमने इसके अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट्स, अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट जो है वो प्री डिफाइन कर रखे, इसको प्री डिफाइन कर रखे। समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो कि भाई हमने जो बनाना है वो एज पर स्केड्यूल बनाना है। उसको हमने क्या बनाना है? एज पर स्केड्यूल। और इसका फॉर्मेट क्या है? दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, क्योंकि ये फॉर्मेट हमारा आने वाले दिनों में यूज होने वाला है। लिख लो इसको फटाफट। कम ऑन, हरी अप फास्ट, लिख लो इसको।
हाँ जी, डन है क्या? ये फर्स्ट पार्ट हो गया लिख के, तो उसके नीचे ये भी लिख लेना, फॉर द ईयर एंडिंग एज ऑन, और फिर बाद में शेड्यूल बनता है, इसको इसको कंप्लीट कर लो फटाफट। हो गया है, बड़े आगे में आए। चलिए, फॉर्मेट जैसा कि हम बात कर रहे हैं, मेजरली इसका हम इसके लिए हमको इस चैप्टर में फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास मॉड्यूल होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट लेने दे दूंगा, बाद में आप इसको अपने रिकॉर्ड में रख लेना, इतना बनाते मत बैठना। या आप लोगों के पास फॉर्मेट ऑलरेडी किताबों में होना चाहिए, नहीं कुछ तो फाउंडेशन की अगर बुक होंगी तो फाउंडेशन की बुक में एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स में, वहाँ ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। देखो ऊपर में नेम ऑफ द कंपनी इन द बुक्स ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट लिखो, एज ऑन लिखो, एक ही बात है। फिगर्स आर इन थाउजेंड, इसमें फिगर्स राउंड ऑफ किए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, मुकेश भाई है ना अपने, मुकेश भाई की बैलेंस शीट दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, यहाँ नहीं है, पता ना आपको मुकेश, कहाँ चली गई है, हाँ ये रही। अब अगर ये देखेंगे तो ये बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट हमको भी बनाते आने चाहिए, जिसमें भी अलग अलग है, ऑडिट रिपोर्ट एंड एवरीथिंग, उस पर हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। किधर गया इनका स्टेटमेंट? ये देखो, ये रही, दिख रही है क्या? ऊपर में आप देखेंगे तो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर में ये एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितने के एसेट्स है इसके पास में? 74,000 के एसेट है ना, गरीब। आपका फ़ोन कितने का है? आपका फ़ोन कितने का है? मोबाइल फ़ोन है ना आपके पास, वो भी तो इक्विपमेंट है। 80,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन है आपके पास में, अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हो तो। इसके यहाँ 74,000 के ये एसेट है, गरीब है ना ये? नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? फिगर्स आर इन करोड़। 74,633 करोड़। लगाओ बैठ के जीरो, 7 जीरो लगाने पड़ेंगे ना, कितने जीरो लगाओगे बराबर? इतने तो एसेट है उसके पास में, इतने तो एसेट है। तो बेसिकली दे यूज़ फिगर्स इन करो, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, अगर मैं इतने जीरो लिखने जाऊंगा तो वो नुस्ते जीरो 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 ही दिखते रहेंगे, तो दे राउंड इट ऑफ, राउंड ऑफ के इसके रूल्स रेगुलेशन हम देखेंगे, पढ़ेंगे, बट पहले फॉर्मेट पे आ जाओ। तो दीज आर मेजरली प्रिपेयर्ड इन फिगर्स इन थाउजेंड्स, फिगर्स इन रुपीज़ इन राउंडिंग ऑफ रहता है उसमें, तो वो बहुत छोटा छोटा फिगर्स लिखते हैं ताकि वो जितना काम का उतना रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले। अब ज़रा ध्यान देंगे तो आपने बचपन में बैलेंस शीट पढ़ी हुई है, बचपन में जो आपने बैलेंस शीट पढ़ी थी, बैलेंस शीट को दो साइड रहते थे, ये वाला साइड लाइबिलिटी साइड, ये वाला साइड एसेट साइड। अब होता क्या है कंपनी के केस में, वी ऑल्सो वांट टू इवेल्युएट देयर पास्ट परफॉर्मेंस, हमारे को उसके पास्ट परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने हैं। तो मैंने अगर करंट ईयर का अकाउंट बना लिया, यहाँ पे करंट ईयर का कॉलम बना लिया, मेरे को प्रीवियस 2 साल को कंपेयर करना है, तो मैंने प्रीवियस 2 साल के अगर यहाँ कॉलम बढ़ा दिए, तो कॉलम सिर्फ एसेट साइड में बढ़ेंगे कि वो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव कॉलम लाइबिलिटी साइड में भी बढ़ेगा? जवाब दो। वो लाइबिलिटी में भी बढ़ेगा ना, यहाँ पे भी आ जाएगा, ये लाइबिलिटी साइड है, ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर। तो अगर मैं जितना ज़्यादा डिटेल में जाना चाहूँगा, मेरा बैलेंस शीट जो रहेगा वो ऐसा फैलते जाएगा ना, मेरा जो बैलेंस शीट है वो ऐसा फैलते जाएगा, बोल हाँ या ना?
तो ऐसा न्यूज़पेपर जैसा लंबा ही लंबा लंबा ही लंबा हो जाता है। और पेज का रिस्ट्रिक्शन है, एक पेज एक रिस्ट्रिक्शन के बाद वो बढ़ सकता है क्या? वो रिस्ट्रिक्शन के बाहर वो जा सकता है क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, रादर देन प्रिपेयरिंग दिस इन टी फॉर्मेट, यहाँ लाइबिलिटी यहाँ एसेट, तो कंपनीज एक्ट ने क्या बोला, एक काम करिए एसेट को उठा और नीचे लेके आ जा। तो तेरा फॉर्मेट कैसा बन गया, ऊपर में लाइबिलिटीज आती है और नीचे में एसेट्स आते हैं, ऊपर में लाइबिलिटीज आती है और नीचे में एसेट आते हैं। यहाँ आजू बाजू में नहीं रहते, यहाँ टॉप बॉटम रहता है। यहाँ पे लाइबिलिटीज आ गई और उसके नीचे एसेट्स आ गए। तो क्या ये दोनों आजू बाजू में कि ऊपर नीचे? फॉर्मेट समझ में आ रहा है क्या बेटा? फॉर्मेट पे ध्यान देना, क्योंकि हमारे को जब फाइनल अकाउंट बनाना होता है, वैसे फाइनल अकाउंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए चांसेस थोड़े कम है, इनकेस पूछ लिया तो किस्मत। बट अब जब ये फाइनल अकाउंट को यूज करके हमको स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, अकाउंटिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है। इनकम लाइबिलिटीज ऊपर आती है, एसेट्स नीचे आते हैं। लाइबिलिटीज ऊपर आएंगी, एसेट्स नीचे आएंगे। समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो, समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो। लाइबिलिटीज ऊपर आएंगे, नीचे एसेट्स आएंगा। फॉर्मेट में क्या चेंज है, क्लियर है? अब इसके अंदर में अब हम शुरू करते हैं लाइबिलिटीज से। इसके हेड्स भी डिफाइन है। लाइबिलिटी में 4 हेड होते हैं। लाइबिलिटी में कितने हेड्स होने हैं, 4। 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड करेंगे। पहला है शेयर होल्डर्स फंड। व्हेन इट कम्स टू शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स में सब डिवीजन किए हुए, सब हेड्स बनाए हुए, दैट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आएगा, क्या लगता है? ओनर्स फंड है ना ये, शेयर कैपिटल यानी ओनर्स फंड। एक कंपनी के अंदर में हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के हु आर द ओनर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है और साथ साथ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है। वी मेंशन बोथ ऑफ इट, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, दोनों यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल रहे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहे, एवरीथिंग विल बी मेंशन इन शेयर कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? जहाँ कैपिटल फंड रहेगा यहाँ पे, जो भी ओनर के पैसे लाए हुए। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या होता है, चलिए एक चीज समझाते हैं। बचपन में जब आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर का फाउंडेशन में पढ़ा था, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, हम P&L अकाउंट बनाते थे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है उसको क्या बोलते थे, अगर वो मान लो क्रेडिट बैलेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस रहता था उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते थे। याद आया? ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते थे। वो कैरी फॉरवर्ड होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस रहता था इसको हम नेट प्रॉफिट बोलते थे। ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता था, कोई बता सकता है क्या? ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता था? वेयर डू वी यूज टू ट्रांसफर दिस नेट प्रॉफिट? जिसने, हाँ हाँ, वेयर डू वी ट्रांसफर दिस नेट प्रॉफिट? एक बच्चे ने जवाब दिया है, एक ही ने जवाब दिया, बाकी यस एनीवन? वेयर डू वी ट्रांसफर दिस नेट प्रॉफिट? पीयूष, कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल में। वी ट्रांसफर दिस नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। अच्छा हुआ आप लोगों ने बैलेंस शीट नहीं बोले, ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर होता है। जो बैलेंस शीट में बनता था, बैलेंस शीट में यहाँ कैपिटल रहता था और यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट ऐड करते थे। एक्चुअली मैंने बैलेंस शीट में नहीं डाला, मैंने उसको कैपिटल में डाला और फिर हमको फाइनल कैपिटल पता चलता था, बराबर है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अब जब मैं ये सेम कंपनी में करने जाऊँ तो दिस नेट प्रॉफिट इज नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल। वाई? क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट, शेयर चैप्टर जब आपने पढ़ा था, तो एज पर कंपनी एक्ट शेयर कैपिटल शुड बी मेंटेन एट इज फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल काय पे मेंटेन होना चाहिए? फेस वैल्यू पे। अगर ये फेस वैल्यू पे है और इसमें मैं प्रॉफिट जोड़ दूं, तो क्या अब ये फेस वैल्यू पे रहेगा कि फेस वैल्यू प्लस प्रॉफिट पे चला जाएगा? अगर मैं कैपिटल में ही प्रॉफिट जोड़ दूं, तो आपको नहीं लगता इट विल बी अ वायलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट? इट विल बी अ वायलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। मैं उसको कैपिटल में नहीं जोड़ सकता। एज पर कंपनीज एक्ट मैं शेयर कैपिटल में प्रॉफिट नहीं ऐड कर सकता, मैं शेयर कैपिटल में प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट शेयर कैपिटल शुड बी मेंशन एट इट्स फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल को हमने काय पे मेंशन करना है? उसकी फेस वैल्यू पे मेंशन करना है। तो शेयर कैपिटल को यदि मैं उसकी फेस वैल्यू पे लिखना चाहता हूँ, शेयर कैपिटल को यदि हम उसकी फेस वैल्यू पे लिखना चाहते हैं, तो हम कैपिटल उसमें ऐड नहीं कर सकते। हम कैपिटल उसमें ऐड नहीं कर सकते, सॉरी प्रॉफिट कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते। तो ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अलग से दिखता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ अलग से बनता है और वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है, कैपिटल में ऐड नहीं होता। प्रॉफिट कहाँ जाएगा आपका? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ये समझ में आया? उसी तरह साथ साथ में आपने बचपन में पढ़ा था कैपिटल रिजर्व, वो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है। उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ आ जाएगा। इस तरीके के अलग अलग अकाउंट यहाँ पे आने वाले, अलग अलग तरीके के अकाउंट जो रहेंगे वो यहाँ क्लासीफाई होंगे। बैलेंस शीट में ही आएंगे, बट बैलेंस शीट के हेड्स है, आप ऐसा लाइबिलिटी में लिस्ट नहीं बनाओगे, उस पर्टिकुलर हेड्स के अंदर डालोगे। आई होप ये क्लियर है।
आई होप ये क्लियर है सभी को, हाँ या ना। नेक्स्ट अगला हेड है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शेयर वारंट? चलिए मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज पूछता हूँ, इसके मीनिंग समझ लेते हैं आज ही। शेयर सर्टिफिकेट एक टर्म होता है, शेयर वारंट एक टर्म होता है, स्टॉक एक टर्म होता है। क्या ये सब सेम ही है क्या इसके मीनिंग? इन तीन टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग सेम है क्या? आप बार बार देखते होंगे टर्मिनोलॉजीज आती है आपका जीवन में, इससे सामना पड़ते ही रहता है। शेयर सर्टिफिकेट मतलब क्या? एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर सर्टिफिकेट? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर सर्टिफिकेट? एक्नॉलेजमेंट ऑफ ओनरशिप बोलूं चलेगा? Acknowledgement of ownership is share certificate. Now what do you mean by share warrant? Share warrant is also acknowledgement of ownership, जिस पे लिखा रहता है कि भाई ये मालक है, ये बंदा मालक है। तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट? एनीवन? शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में फर्क क्या आता है? दोनों एक्नॉलेजमेंट ऑफ ओनरशिप है, दोनों एक्नॉलेजमेंट ऑफ ओनरशिप है, पर दोनों में फर्क क्या आता है? एनीवन? शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में? हाँ, जिसको आप क्या बोलते हैं, इसको रजिस्टर्ड बोलते हो। इसको क्या बोलते हो? रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब नेम ऑफ द ओनर इज मेंशन, नेम इज मेंशन, नेम ऑफ ओनर इज मेंशन, यहाँ पे नेम मेंशन किया हुआ होता है। वेयर एज शेयर वारंट के अंदर में इट इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, बेरर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बेरर इंस्ट्रूमेंट। मतलब यहाँ पे नो नेम इज मेंशन, नो नेम ऑफ ओनर, यहाँ पे मालक का नाम नहीं दिया हुआ रहता है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया, आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया। एक मिनट, हाँ, शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट दोनों का डिफरेंस समझ में आया? शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट क्लियर है क्या सभी को? आगे बढ़ू, ठीक है, आगे बढ़ू यहाँ से। शेयर सर्टिफिकेट शेयर वारंट में आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे नाम दिया हुआ है उसको शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, ओनर का नाम नहीं दिया है तो शेयर वारंट बोलते हैं। एक बार बात निकली है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? स्टॉक मतलब क्या होता है सर? स्टॉक मतलब गुड्स। देखो बात समझो, गुड्स आप सही है, बट हम जब इनके साथ कंपेयर करते हुए स्टॉक की बात कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब गुड्स नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट शेयर वारंट के साथ कंपेयर करते हुए मैं बात कर रहा हूँ तो वो स्टॉक का मतलब गुड्स नहीं है, वो इन्वेंट्री अलग चीज़ हो गई। अभी हम स्टॉक बात कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू शेयर्स। शेयर्स जैसा आपने देखा होगा, आप जो रहता है इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, हम उसको बॉम्बे शेयर मार्केट नहीं बोलते। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट बोलते हैं हम। शेयर मार्केट कम यूज करते हैं हम, स्टॉक मार्केट ये टर्म ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? यूनिट्स ऑफ शेयर्स थोड़ा इलैबोरेट करोगे पीयूष? यूनिट्स ऑफ शेयर्स मतलब? यूनिट्स ऑफ शेयर मतलब बेसिकली यूनिट्स ऑफ शेयर्स, इसको मैं अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? दीज आर बंडल ऑफ शेयर्स। अब इसमें शेयर सर्टिफिकेट भी हो सकते हैं और शेयर वारंट भी हो सकते हैं। अरे जैसा 10 रुपए का बंडल है, ये जो 10 रुपए, ये क्या हो गया? 1 रुपया हो गया। ये शेयर सर्टिफिकेट या शेयर वारंट हो सकता है। बट ऐसी 10-10 रुपए का बंडल है, 10-10 रुपए का बंडल है, तो बंडल को मिला के हम स्टॉक बोलते हैं। बंडल, बंडल ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इज स्टॉक। क्योंकि शेयर मार्केट में सिंगल सिंगल शेयर ट्रेड नहीं होते, उसका बंडल ट्रेड होता है, 10-10 शेयर्स ट्रेड होते हैं। सिंगल सिंगल कितना रिकॉर्ड रखोगे? तो शेयर मार्केट में बंडल ट्रेड होता है। अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो वहाँ पे 100 रुपए का बंडल रहेगा। कितने रुपए? 10 का बंडल, बंडल ट्रेड होता है, इसलिए उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। कंपनीज को अपने बंडल का साइज भी डिफाइन करने का मौका दिया हुआ होता है। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होगा आगे। तो हम जब पढ़ रहे हैं, हम जब फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो आपको नहीं लगता जो शेयर वारंट के अगेंस्ट में आपको पैसा मिला हुआ है उसको अलग दिखाने बोला है? शेयर कैपिटल तो है ही रे बाबा, शेयर कैपिटल तो है ही,
बट शेयर रिसीव्ड अगेंस्ट मनी, शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट अलग से दिखाना है। अलग से दिखाना है मतलब बेसिकली जो अनरजिस्टर्ड शेयर सर्टिफिकेट है उसके अगेंस्ट में कितना पैसा मिला है वो अलग से दिखाना है। अब सर किसी को अनरजिस्टर्ड शेयर सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए, क्योंकि ये इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। इसको ट्रांसफर करने के लिए लंबा प्रोसीजर नहीं है कि कंपनी में अप्लाई करो। आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, पता नहीं आपने फाउंडेशन में था या नहीं था, बट अभी इंटर में आएगा कि शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने का प्रोसीजर लंबा है। पहले जो खरीदार रहता है, बिकवाल रहता है, वो एक एप्लीकेशन लिखता है, कंपनी को देता है, कंपनी का 14 दिन का टाइम रहता है, 14 दिन में वो रिप्लाई करके उसको नया सर्टिफिकेट इशू करती है। तो क्या होगा, 14 दिन में तो स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है ना, शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, किसी की भी नीयत बिगड़ जाए तो बेचने वाले की या खरीदने वाले की। तो इसलिए शेयर वारंट थोड़े इजीली और फास्ट ट्रांसफर होते हैं। इजीली और फास्ट अवेलेबिलिटी रहने की वजह से ना लोग शेयर से ज़्यादा स्टॉक में डील करने लगते हैं, फिर शेयर से ज़्यादा उनका विश्वास किस में बढ़ जाता है, स्टॉक। आई होप समझ में आया। आई होप बॉडी में गया ये, यस और नो में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। क्लियर है क्या यहाँ तक? आगे बढ़े यहाँ से, आगे बढ़े यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या हो गया आपका, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या बोलेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो इसका मतलब कोई बता सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट? ये सेकंड हेड है हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कब ट्राई करो, जवाब शायद मिल जाए, आप लोग ट्राई करोगे तो। एनीवन? देख होता क्या है, शेयर्स इशू करने का प्रोसीजर याद है क्या तेरे को? कंपनी सबसे पहले क्या करती है, शेयर्स इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है। देख यहाँ पे कंपनी सबसे पहले क्या इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद कंपनी एप्लीकेशन लाती है, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन लाने से लेके शेयर्स अलॉट करने तक, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन आ गई तब यहाँ पे आपको कैश मिल जाता है। अलॉटमेंट में आप शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हो। मेरे को बता एप्लीकेशन से अलॉटमेंट के बीच में कितना ड्यूरेशन अलाउ किया हुआ है कंपनीज एक्ट में? एप्लीकेशन से ड्यूरेशन के बीच में, एप्लीकेशन से अलॉटमेंट के बीच में कितना ड्यूरेशन अलाउ किया हुआ है कंपनीज एक्ट में? एनीवन? यस, कम ऑन, हरी अप फास्ट। आई थिंक 120 डेज है वो, पक्का 120 डेज है, 180 डेज, वे 30 डेज नहीं है ना भैया, एकदम 30 डेज जमीन पे गिर गए। वो 120 डेज या 180 डेज है, लेट्स से 120 डेज अलाउड है। अगर हमने 120 दिन अगर रखे, तो मेरे को एक चीज़ बताइए, 120 दिन के अंदर में 31 मार्च आ सकता है ना? जैसा मान ले तूने तूने ये शुरू किया 1 फरवरी को शुरू किया, 1 फरवरी को शुरू किया तो 60 दिन तेरे हो गए, बट अभी तक तूने शेयर्स अलॉट नहीं किए। जब तक मैं शेयर्स अलॉट नहीं करूँगा वो ओनर नहीं बनेंगे, जब तक मैं शेयर्स अलॉट नहीं करूँगा वो ओनर नहीं बनेंगे। तो मेरे को एक चीज़ बता, इसके ड्यूरेशन के बीच में 31 मार्च जो आ गया, तो यहाँ पे तो यहाँ पे तो हमारा साल खत्म हो गया, हमको फाइनल अकाउंट बनाना है। अब मेरे को पैसा मिल गया, देख सुन 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 सुन, मेरे को पैसा मिल गया, पैसा मिल गया मतलब इसका बेनिफिट पेएबल है, जो पैसा ले लिया उसका बेनिफिट पेएबल है, बट वो मेरे ओनर नहीं है। ओनर कब बनेंगे, जब मैं अलॉट करूंगा, जब तक मैं अलॉट नहीं करूंगा तब तक ओनर नहीं है, बट स्टेटमेंट तो अभी बनाना है ना, बैलेंस शीट तो मेरी यही बन जाएंगी, तो यहाँ पे वो ओनर है क्या? ये तारीख तक वो अब ओनर ही नहीं बने, वो अभी तक ओनर ही नहीं बने। तो अब मेरे को बता, ये वाली तारीख पे अगर मैं फाइनल अकाउंट बना रहा हूँ, तो ऐसे मनी विच इज़ रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, ऐसे मनी विच इज़ रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ आएंगे। तो ये देख, पढ़, तेरे को समझ में आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शब्दों पे ध्यान दे।
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ऐसा पैसा जिसके ऊपर में हमने पैसा रिसीव कर लिया बट अलॉटमेंट पेंडिंग है, जिसमें हमने पैसा रिसीव कर लिया बट अलॉटमेंट पेंडिंग है। समझ में आया उस हेड का मीनिंग तो थम्स अप दो, समझ में आया उस हेड का मीनिंग तो थम्स अप दो। क्लियर है क्या? आगे बढ़ू यहाँ से। नेक्स्ट, नॉन करंट लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में चार हेड है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है? चार हेड है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके? डिबेंचर्स, डिबेंचर, बैंक लोन जो आपने लंबे समय के लिए ले रखा है, बराबर है, सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, इसको दो हेड में डिवाइड करना पड़ता है, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड, ठीक है। ऐसे दो हेड में इसको डिवाइड कर दीजिएगा, एक सिक्योर्ड अलग और एक अनसिक्योर्ड अलग। देन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। सर ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है? ये हम एक एएस से AS 22 में पढ़ेंगे। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है? एक डेफर्ड टैक्स, ये मैं बाद में पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, अभी पढ़ा दूंगा, इसके ऊपर में हम बाद में चर्चा करेंगे। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट, इसके ऊपर में एक डेडिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, हम बाद में बात करेंगे। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यहाँ पे ध्यान देना, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मतलब जिसका कोई नहीं उसका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। जैसा इसके कुछ एग्जांपल अगर हम बात करें तो प्रोविडेंट फंड हो सकता है आपका, प्रोविडेंट फंड जो कहीं और नहीं जाएगा, वो बेसिकली यहाँ जाएगा। ग्रेच्युटी, 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 रिटायरमेंट फंड, बेसिकली ये सब क्या हो जाएंगे तेरे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन जैसा आपने कोई कंपनसेशन की, वर्कमैन कंपनसेशन बना रखा है आपने, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी नहीं है अभी, हो सकती प्रोविजन बना के रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देख ये लाइबिलिटी नहीं, प्रोविजन और लाइबिलिटी में फर्क क्या होता है? लाइबिलिटी पता है पे करना ही है, प्रोविजन अगर फ्यूचर इवेंट होता है, अनसर्टेनिटी आती कोई इवेंट की और जिसकी वजह से वो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, उसको प्रोविजन बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गए, ये क्या हो गए तेरे? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्लियर है? डाउट क्लियर है? एक बार क्लियर है तो यस बोल दे, एक बार क्लियर है तो यस बोल दे, थम्स अप दे दे, फटाफट थम्स अप दे दे। क्लियर है? तो ये चार हेड में अलग अलग चीज़ें चली जाएंगी। सेम करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में अगर देखोगे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या आ जाएगा आपका? बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लिए हुए, दिए हुए नहीं, लिए हुए लोन्स, ये क्या कैश लोन लिख दूँ ऐसा चलेगा? कैश क्रेडिट लिख देता हूँ। कैश क्रेडिट मतलब जो शॉर्ट टर्म में आपने लोन किसी से लिया है, डायरेक्टर से ले लिया, पहचान वाले से लोन ले लिया, जो शॉर्ट टर्म लोन्स रहने वाले हैं वो। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में आपके आते क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स और बिल पेएबल, क्रेडिटर्स और बिल पेएबल, वो हो गए ट्रेड पेएबल। अदर करंट लाइबिलिटी जिसका कोई नहीं उसका अदर करंट लाइबिलिटी, जैसा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एडवांस इनकम, मेजरली ये सारे होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, बेनिफिट्स आर पेएबल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब इसके अंदर में जैसा प्रोविजन फॉर टैक्स, जो शॉर्ट टर्म के लिए 12 महीने से कम, शॉर्ट टर्म मतलब देख बेसिकली 12 मंथ प्लस है तो वो नॉन करंट है, 12 मंथ से कम है तो वो करंट है, 12 मंथ से ज़्यादा है तो नॉन करंट है, 12 मंथ से कम है तो करंट है। समझा है तो एक बार थम्स अप दे दे, समझा है तो एक बार थम्स अप दे दे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बोलो यस और नो। फॉर्मेट क्लियर है? ये फॉर्मेट हमको ध्यान रखना है क्योंकि वाइल वाइल प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट, वाइल प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट हमारे को अकाउंट ये फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए ही करना है, हमारे को अकाउंटिंग ये फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए ही करना है। आगे बढ़ूँ यहाँ से, आगे बढ़ूँ यहाँ से। लाइबिलिटी साइड क्लियर है? ये याद रखना है और सीक्वेंस भी चेंज नहीं कर सकते आप, इसकी याद रखना, क्योंकि जब आपको स्टेटमेंट कंपेयर करना है तो देख लो, दिखाओगे आपको अपना मुकेश भाई की बैलेंस शीट, उसने क्या किया? लाइबिलिटी नीचे लिखा है, ठीक है, लाइबिलिटी साइड नीचे लिखा है, देख ले। इक्विटी, शेयर कैपिटल, ओनर, अदर इक्विटी, लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, इसका पेंडिंग अलॉटमेंट है नहीं, पेंडिंग अलॉटमेंट है नहीं, बट बनाया तो वही है ना। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में ये लॉन्ग टर्म बोरिंग का वर्ड बदल दिया उसने, डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी, प्रोविजंस, ये लॉन्ग टर्म हो गई। शॉर्ट टर्म ट्रेड पेएबल, देन अदर करंट लाइबिलिटीज, प्रोविजन। तो आपको नहीं लगता सीक्वेंस भी उसने सेम ही रखा है? सीक्वेंस भी उसने सेम रखा है, बोलो हाँ या ना। तो दिस इज व्हाट इट इज बिन एक्चुअली यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रैक्टिकली फाइनल अकाउंट्स इसी को यूज करते हुए बनाए जाएंगे। आगे बढ़ा लूँ यहाँ से डिस्कशन, आगे बढ़ा लूँ यहाँ से डिस्कशन, बोलो हाँ या ना।
नेक्स्ट ये हो गया तेरा वो। अगला क्या है तेरा एसेट्स। एसेट साइड में अगर हम बात करेंगे तो एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू हेड। क्या क्या हो गया तेरे, एक हो गया तेरा नॉन करंट एसेट, एक हो गया तेरा करंट एसेट्स। अब अगर हम नॉन करंट एसेट्स की बात करें, ठीक है, जैसा आगे यदि अभी हम नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या है आपका। नॉन करंट एसेट मतलब विच आर विद ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन लॉन्गर पीरियड, जो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। तो मेजरली 12 महीने से जो एसेट सर्वाइव कर गया वो नॉन करंट है। 12 महीने से कम पीरियड के लिए जो एसेट रहेगा वो करंट है, बराबर है। 12 महीने से ज़्यादा के लिए अगर कोई एसेट है तो वो नॉन करंट है, 12 महीने से कम के लिए कोई एसेट है तो वो करंट है। बढ़ो आगे यहाँ से। अब ये 12 महीने के पीरियड को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। तो देखिए फिक्स एसेट, इसका नाम बदल गया है, ठीक है। एक 2016 में अमेंडमेंट आया है जिसकी जगह पे अभी नाम इसका लिखते हैं हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नाम क्या हो गया उसका, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब बेसिकली ये जो टेंजिबल एसेट्स है, अब ये टेंजिबल एसेट्स की जगह हम लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इनटेंजिबल एसेट वैसा ही है, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो फिक्स एसेट टेंजिबल हट के वो दोनों कट के पीपीई हो गया, वो दोनों हट के क्या हो गया, पीपीई। तो ये ध्यान रखना। पीपीई मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पीपीई। यस, मैं पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूँ ना। पीपीई का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ये हो गया तेरा टैंजिबल एसेट्स। ये क्या हो गया तेरा टैंजिबल एसेट्स, और इसको हम बी नंबर दे दिए। इसको क्या नंबर दे दिया हमने, बी। फिर ये नंबर्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा सी डी ई एफ, ऐसे नंबर्स चेंज हो गए इसके। ये मैं नया फॉर्मेट अपडेट करके कल आपको दिखा दूंगा, बट ये चेंजेस कुछ इसके अंदर में हुए। नाउ लेट्स कम टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको प्यार से हम पीपीई बोलते हैं। नाम में ये समझ में आता है क्या क्या आने वाला है इसमें। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, एसेट, जो भी आपके टैंजिबल फिक्स एसेट्स है वो सारे इसमें आने वाले हैं। इनटेंजिबल एसेट में इसमें आ जाएगा गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इसके अंदर में आ जाएंगे आपके। सॉफ्टवेयर्स। अच्छा, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एनीवन। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या होता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इस हेड के अंदर में क्या आएगा, इस हेड के अंदर में क्या आएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ जी बोलो। एनीवन, जस्ट वाइल्ड गेस, क्या लगता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब बेसिकली जब तू कोई टैंजिबल एसेट बना रहा है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, फिक्स एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, समझ गए, बहुत बढ़िया। जो टैंजिबल एसेट्स होते हैं, ये वाले जो टैंजिबल एसेट है, ये एक दिन में बन नहीं जाते। ये एक दिन में बन नहीं जाती, इसको बनने को टाइम लगता है। जैसा बिल्डिंग की बात करूँ तो 3 साल लग गए बिल्डिंग बनने को। जब तक बिल्डिंग बनी नहीं तब तक वो टेंजिबल नहीं है, तब तक वो एसेट फिक्स एसेट नहीं है, क्योंकि वो बन रही है। इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसे जो टेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस रहते हैं वो कैपिटल में जाते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जाएंगे। और जो इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, आप बना रहे हो। जब कोविड का वैक्सीनेशन डेवलप हो रहा था, बन रहा था, तो वो एसेट था, बट वो एसेट रेडी एसेट नहीं था, रेडी इंटेंजिबल एसेट नहीं था, इट वाज अंडर डेवलपमेंट। तो वो दो अलग अलग प्रकार के। अगर टेंजिबल एसेट इन वर्क इन प्रोग्रेस है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जाएंगे। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है तो वो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट जाएंगे। आई होप समझ में आया आपको। आई होप ये मुद्दा क्लियर हुआ। यस और नो में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। क्लियर है सभी को ये। आगे बढ़ू यहाँ से। नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डिफर्ड टैक्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट है वो नॉन करंट। डिफर्ड टैक्स एसेट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे फिर कभी, अभी फिलहाल हम इसमें समय खराब नहीं कर रहे हैं। सिर्फ याद रखना एक डिफर्ड टैक्स एसेट नाम का हेड है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मेरे को बताइए लोन्स एंड एडवांसेस कौन से बात कर रहे हैं हम, दिए हुए या लिए हुए। ये जो लोन्स एंड एडवांसेस की बात कर रहा है, ये कौन से लोन्स एंड एडवांसेस की बात कर रहा है, जो हमने दिए रखे हैं या ले रखे हैं। ये हमने जो दे रखे हैं ये रिसीवेबल है हमारे लिए। तो होता है ना, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, कई बार हमारी कंपनी कई बार किसी को लोन दे दे, तो अगर हमने किसी को लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस दिया हुआ है तो वो याले हेड में आएंगे। अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट मतलब जो बेसिकली और कहीं नहीं आते वो यहाँ आ जाएंगे, जो और कहीं नहीं आते वो यहाँ आ जाएंगे। जैसे आपने डिपॉजिट्स भरे हैं, होता है ना, अगर आपने डिपॉजिट दिया हुआ होगा,
लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट दे दिया, वो यहाँ आ जाएगा। पावर मीटर लेते वक्त आपने 2 लाख रुपए का डिपॉजिट दिया, या रेंट पे बिल्डिंग लेते वक्त आपने डिपॉजिट दिया हुआ है, तो एवरीथिंग जो नॉन करंट एसेट्स है वो यहाँ आ जाएंगे, जो ऊपर कहीं नहीं आ सकते, ठीक है। अदर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स की बात करें तो इसके अंदर में क्या क्या ऐड है? करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्टर इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने से कम के लिए। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में आपका एक आ जाएगा स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक यानी जो भी आप गुड्स में डील करते हो वो आ जाएगा। और क्या आ सकता है इन्वेंट्री में? सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन में एक चैप्टर है जिसमें फीफो लीफो आप पढ़ते हैं, इन्वेंट्री ही चैप्टर है ना उस चैप्टर का, उसमें पढ़े थे हमने। इन्वेंट्री में सिर्फ स्टॉक कवर होता है क्या? इन्वेंट्री में सिर्फ स्टॉक कवर होगा क्या? सोच समझ के जवाब देना, क्या इन्वेंट्री में सिर्फ स्टॉक कवर होता है क्या? नहीं, सिर्फ स्टॉक कवर नहीं होता है। और क्या आता है इन्वेंट्री के अंदर में? डोंट यू थिंक ऐसी सारी चीजें आती है जिसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, यानी जिसके ऊपर में आप एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं लगा सकते कि इतना ही डिप्रिशिएट होगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, कितना खरीदा कितना बचा, वो डिप्रिसिएशन होता है। एक बचपन में मैंने आपको स्टॉक वैल्यूएशन मेथड पढ़ाई थी, अगर आपने मेरे से पढ़ी होंगी तो डिप्रिसिएशन में मैंने एक स्टॉक वैल्यूएशन मेथड पढ़ाई थी। वह एप्लीकेबल होता है ऐसे प्रोडक्ट में जिसका स्टेडी डिप्रिसिएशन नहीं, लूज टूल बोलते हैं ना जिसको, लूज टूल, लूज टूल्स जिसको हम बोलते हैं, जिसका हम रिकॉर्ड नहीं रख पाएंगे। एक स्टेडी, देख पाने पेचकस ऐसे रहते, लूज टूल मतलब पाने पेचकस, वो चले तो बहुत लंबे चलते हैं, टूटे तो यानी घूमे तो 6 महीने में भी घूम जाते हैं, 2 दिन में भी घूम जाते हैं, अनचल गए तो 6 6 साल 10 10 साल उनको कुछ नहीं होता। तो ऐसे सब आइटम भी, लूज टूल्स जैसे आइटम भी इन्वेंट्री में आते हैं, लूज टूल जैसे भी आइटम्स इन्वेंट। स्टेशनरी वेशनरी का स्टॉक वो भी इन्वेंट्री में आ सकता है। स्टेशनरी, स्टेशनरी जो आप मेंटेन करते हो, स्टेशनरी लाइक ये सब नहीं रहता कि आप लोगों का पेन पेचकस, ये स्टेपलर पिन वगैरह, ये क्या है? क्या है ये? इन्वेंट्री है, ये इसका रिकॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं हम। पेन वगैरह ये सब इन्वेंट्री में आ सकता है, ये सब इन्वेंट्री में आ सकता है। ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स, ये सब आ गया आपका ट्रेड रिसीवेबल में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश और बैंक आ जाता है, कैश और बैंक आ जाता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगेन शॉर्टर पीरियड के लिए अगर आपने किसी को लोन एंड एडवांस दिया तो वो यहाँ आ जाएगा। अदर करंट एसेट, जिसका कोई नहीं उसका अदर करंट एसेट, जिसका हो सकता है एडवांस एक्सपेंसेस या प्रीपेड, प्रीपेड नहीं, हाँ वही प्रीपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसा बोल लो। प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसके बेनिफिट आपको रिसीवेबल है, और आउटस्टैंडिंग इनकम जो आपको रिसीवेबल है, तो ये सब तेरी अदर करंट एसेट्स में आ जाएंगी। ये सब काय में आ जाएंगी? अदर करंट एसेट्स में। फॉर्मेट समझाया तो एक बार थम्स अप दो। फॉर्मेट समझाया एसेट साइड का तो थम्स अप दो। कैसे बनेगा क्या बनेगा मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके ऊपर में, डोंट वरी, उसके बारे में आप निश्चिंत रहो। वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार मेरे लिए रिपीट करो, लाइबिलिटी साइड में कितने हेड्स है? लाइबिलिटी साइड में कितने हेड्स है? जवाब दे, देख के ही बोल, बोर्ड पे देख के बोल, बोल वहाँ पे घर पे बैठे बैठे चिल्ला। लाइबिलिटी साइड में कितने हेड्स है? 4। शेयर होल्डर्स फंड, मनी एप्लीकेशन, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। ये वाला हेड मेजरली यूज नहीं होता, ये वाला हेड आपको एग्जाम में देखने नहीं मिलेगा, है बट एग्जाम में देखने को नहीं मिलता, तो आप 3 भी याद रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है मतलब शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हम शेयर होल्डर्स फंड की बात करते हैं, और पहले शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये 3 चीज आ गए। नॉन करंट लाइबिलिटीज में याद करना पड़ेगा, इसके सीक्वेंस याद रखने पड़ते हैं कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। इजी है, ज़्यादा दिमाग को टेंशन मत लो। नॉन करंट लाइबिलिटीज में बोरोइंग है, बीच में टैक्स है, अदर। देख एक चीज़ समझ, ठीक है, थोड़ा कंपेयर करके बताता हूँ। देख लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दोनों जगह बोरोइंग बोरोइंग। ऐसा कर लेते ना, देख ऐसा कर लेते ना, ऐसा 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 ऐसा। देख बोरोइंग्स यहाँ पे भी है, बोरोइंग्स यहाँ पे भी है, अदर लाइबिलिटी यहाँ भी है, अदर लाइबिलिटी यहाँ भी है, प्रोविजन से प्रोविजन है, तो सीक्वेंस में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी की सीक्वेंस में ज़्यादा चेंज नहीं है, बस यहाँ पर डेफर टैक्स लाइबिलिटी है, और यहाँ डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़ की जगह पे ट्रेड पेएबल है। यहाँ डेफर टैक्स लाइबिलिटी है, यहाँ डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़ की जगह पे ट्रेड पेएबल है। सीक्वेंस समझ में आ रहा है क्या? सीक्वेंस समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना, यस और नो, एक बार बोलो। सीक्वेंस नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी का सेम ही है, बोरिंग्स, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस।
एक चीज ध्यान रखना, प्रोविजंस आखिरी में, अदर पहले, प्रोविजंस आखिरी में, अदर्स पहले इन केस ऑफ लाइबिलिटी। सेम यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग एसेट टैक्स की जगह पे यहाँ पे हो गया ट्रेड पेएबल, अदर लाइबिलिटीज और प्रोविजन, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। समझा है तो थम्स अप दो। धीरे धीरे याद होगा, एकदम पहले दिन में याद हो जाए इसके चांसेस कम है, बट धीरे धीरे याद होगा। समझाएगा कैसे याद रखना है आपको? याद रखने का तरीका क्लियर है क्या? सीक्वेंस सेम ही है। कैसा? बोरोइंग है, एक बीच में दो के अलग अलग है। अगर मैं नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटीज में हो तो बोरोइंग, बोरोइंग के बाद में टैक्स है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, देन अदर है और लास्ट में प्रोविजन है। और सेम करंट लाइबिलिटी इसके अंदर में बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज एंड लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर है? एसेट साइड में अगर हम देखेंगे तो एसेट साइड में ध्यान रखना कंफ्यूजन का स्कोप बढ़ता है। अदर सबसे लास्ट में, यहाँ पे एसेट्स में अदर सबसे लास्ट में है, प्रोविजन लाइबिलिटीज में प्रोविजन सबसे लास्ट में होती है। बच्चे क्या करते हैं, अदर सबसे लास्ट में होता है बोल के लाइबिलिटी साइड में अदर करंट लाइबिलिटीज या अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज को लास्ट में लिख देते हैं। नहीं, लाइबिलिटीज में प्रोविजन लास्ट में, अदर उसके पहले। क्लियर है क्या? ये याद रहेगा, ये याद रहेगा, गड़बड़ मत करना। देख, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है और तूने सीक्वेंस में गड़बड़ किया तो मार्क्स कटेंगे, बट अगर कोई और चीज़ का क्वेश्चन है और उसमें तूने बैलेंस शीट बनाया तो मार्क्स नहीं कटेंगे। जैसा शेयर्स का क्वेश्चन है, शेयर्स के बाद में बैलेंस शीट बनाने बोला है और उसमें सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया तो मार्क्स नहीं कटेंगे। बट फाइनल अकाउंट का ही क्वेश्चन है, 12 से 16 मार्क के लिए पूछ लेती कभी कभी इंस्टीट्यूट, फाइनल अकाउंट का डेडिकेटेड क्वेश्चन बना बेटा बोले, चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि फाइनल अकाउंट के भर भर के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन में पूछे रहते, बट पूछ ले तो क्या पता। तो हमको बता रहना चाहिए, सीक्वेंस में गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। फुकट के नंबर है इस पे, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो फुकट के नंबर है, मैं पहली बता रहा हूँ। बढ़ू आगे यहाँ से, बढ़ू आगे यहाँ से, यस और नो? अदर करंट एसेट्स, सॉरी करंट एसेट्स का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले पीपीई, इंटेंजिबल एसेट्स, देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ये सीक्वेंस हो गया। इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में क्या क्या है? पहले आ गया तेरा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये देख ले, एसेट साइड के सीक्वेंस में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी याद रखने के लिए। एक बार पढ़ो तो क्या लिखा है। चलिए बढ़े आगे। हाँ या ना? आगे बढ़े। ये अभी हमने जो देखा वो बैलेंस शीट थी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आ जाओ। कंपैरेटिवली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आसान है। कंपैरेटिवली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आपका इसका देखने का नज़रिया ये भी हो सकता है कि आसान है और देखने का नज़रिया ये भी हो सकता है कि डिफिकल्ट है। आ जाओ, ध्यान देते हैं। ठीक है, क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है हमको। क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सभी लोग का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे, मुंडी उंडी झटके स्ट्रेट बैठे, मुंडी उंडी झटको स्ट्रेट बैठो। क्या दिया हुआ है? अगेन सेम लॉजिक क्या रहने वाला है, जैसा अगर हम ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते थे बचपन में, ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते थे या इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, तो मुझे मेजरली होता क्या था? ये वाला साइड एक्सपेंस साइड रहता था, ये वाला साइड इनकम साइड रहता था। तो अब हम अगल बगल में बनाएंगे क्या? नहीं,
ये वाले साइड को उठा के हमने नीचे ला लिया, यहाँ पे बना लिया एक्सपेंस, मतलब इनकम ऊपर एक्सपेंस नीचे, समझ में आया? इनकम ऊपर एक्सपेंस नीचे, तो वही किया है यहाँ पे हमने। यहाँ पे क्या होने वाला है, हम शुरू करेंगे इनकम से। शुरू कैसे करेंगे? इनकम। इनकम में सबसे पहला क्या हो गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम में सबसे पहला क्या हो गया तेरा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यस और नो? इनकम में सबसे पहला क्या हो गया तेरा? रेवेन्यू फ्रॉम। अब सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों? देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड वापरा है इसने, सेल नहीं वापरा है, वाई? कोई बता सकता है लॉजिक? आज सुबह से मैं चीख चीख के समझा रहा था, यही कंसेप्ट के लिए समझाते हुए आ रहा था। इन्होंने वर्ड वापरा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम सेल नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता हम जो ये स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना रहे, दिस इज एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर? अगर आप मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हो तो आप सेल लोगे, बट जैसा अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो जस्ट लाइक आर एकेडमी, तो आप क्या लोगे? सेल रहेगा कि आपकी ट्यूशन फीस रहने वाली है? डोंट यू थिंक तब वो ट्यूशन फीस रहने वाली है? तो अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम सेल लिख दूँ तो बाकी सर्विस प्रोवाइडर क्या करेंगे? मरेंगे क्या? तो आपको नहीं लगता फॉर्मेट उन्होंने इक्वल लेवल पे लाने की कोशिश की? फॉर्मेट इन्होंने इक्वल लेवल पे लाने की कोशिश की है, येस और नो? बोल हाँ या ना। ताकि हर कोई एक ही फॉर्मेट में बैलेंस शीट अपना इनकम स्टेटमेंट बनाए, ताकि कंपैरिजन के लिए आसान रहे। कल टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट को देख के जियो को गाली ना पड़े। ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट देख के गाली किसको पड़ जाती थी? टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट देख के गाली किसको पड़ जाती थी? जियो को, कि जियो हमको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जियो हमको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो हमारा बेवकूफ़ बना रहा है। टाटा मोटर्स, टाटा साहब ने तो 3 चीज़ दी, जियो ने तो एक ही चीज़ दी, वो भी नाम बदल के। तो आई होप समझ में आया आपको, आई होप समझ में आया। तो इसलिए वहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये वर्ड के साथ में शुरू किया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बढ़ू आगे यहाँ से, बढ़ू आगे यहाँ से, यस और नो, यस और नो, बढ़ू। अदर इनकम, अदर इनकम में जो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कमीशन, जो भी आपने रिसीव किया है वो आ गया। इसका जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल रेवेन्यू। क्या मिल जाएगा? टोटल रेवेन्यू। क्लियर है? हाँ या ना? अगला हेड है आपका एक्सपेंसेस, अगला हेड है आपका एक्सपेंसेस। अच्छा, आप देखोगे तो यहाँ नोट का एक कॉलम है, करंट ईयर फिगर एंड प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर्स ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। हम जितने चाहे उतने प्रीवियस ईयर का कॉलम बढ़ा सकते हैं, मैं इस पर बात कर चुका हूँ, ठीक है। अब एक्सपेंसेस साइड में आ जाओ। एक्सपेंसेस साइड में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। वर्ड पे ध्यान देना, कंज्यूम्ड। कंज्यूम मतलब कैसे निकालोगे? हाउ यू कैन कैलकुलेट कंजम्पशन? आपको अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट याद है क्या? बचपन में आप ट्रेडिंग अकाउंट जो पढ़ते थे, ट्रेडिंग अकाउंट याद है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप लिखते थे, जैसा कोई भी रॉ मटेरियल वगैरह जो भी आप वापर रहे हो, तो यहाँ ओपनिंग आता था, यहाँ परचेज आता था, और यहाँ क्लोजिंग आता था। तो अल्टीमेटली जो खर्चा बुक होता था वो इन तीनों को मिलाकर बुक होता था ना, कि इतना माल आपने खरीदा, जैसा मान लो 100 का माल खरीदा आपने, और 100 का माल ओपनिंग में था, 500 का खरीदा, 200 का बच गया, तो 100 का खरीदा, 100 का पहले से था, 500 का खरीदा, 200 का बच गया, तो आपका क्लोजिंग जो कंज्यूम हुआ वो 400 का ही हुआ कि नहीं हुआ? जो आपका कंज्यूम हुआ, जो कंज्यूम हुआ वो 400 का हुआ कि नहीं हुआ? जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। जो आपका कंजम्पशन है वो 400 का है या नहीं है? जवाब दो। तो अल्टीमेटली हमारा जो एक्सपेंस है, जो हमारा एक्सपेंस है वो 400 का ही है ना। जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में भी खर्चा बुक करते हो 400 का ही बुक करते थे। तो यहाँ पर भी आपको कंजम्पशन नहीं चाहिए। कंजम्पशन के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। समझा है तो थम्स अप दे। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। कंजम्पशन, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन रहा ना, यहाँ एक ही स्टेटमेंट एक ही लाइन में बनेगा। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये फिनिश गुड्स के लिए हो गया। देख, ये रॉ मटेरियल के लिए था, ये फिनिश गुड्स के लिए। क्लियर है? अच्छा, फिनिश गुड्स में उन्होंने वर्ड वापरा है परचेजेस, फिनिश गुड्स में उन्होंने वर्ड वापरा है परचेजेस। तो क्या सर फिनिश गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं रहेगा क्या? रहेगा ना। फिनिश गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और ये वाले लाइन में यहाँ पे आ जाएगा तेरा परचेज। तो अल्टीमेटली देखा तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, बट फिनिश गुड्स दो लाइन में लिखना है। खरीदा हुआ माल अलग लिखना है और ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस अलग लिखना है। रॉ मटेरियल में एक साथ लिखना है, रॉ मटेरियल में एक साथ लिखना है, बट फिनिश गुड्स के लिए परचेजेस अलग चाहिए और ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस अलग चाहिए। ये चेंजेस इन इन्वेंट्री लिखा हुआ है, चेंजेस इन इन्वेंट्री। समझाया तो थम्स अप दो, समझाया तो थम्स अप दो। परचेजेस अलग और चेंजेस इन इन्वेंट्री अलग, परचेजेस अलग और चेंजेस इन इन्वेंट्री अलग, जिसमें ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होगा। अब अगर आंसर कभी हो सकता है ना
कि ओपनिंग 10,000 है, क्लोजिंग देख, जैसा अगर तेरा ओपनिंग 10,000 है, क्लोजिंग 8,000 है, तो तेरा डिफरेंस आएगा 2,000 का, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान ले तेरा ओपनिंग 15,000 है और क्लोजिंग 20,000 है, तो डोंट यू थिंक ये आंसर -20,000 आएगा, -5,000 आएगा? तो ऐसे टाइम पे अगर आंसर नेगेटिव आता है, अगर ऐसे टाइम पे आंसर नेगेटिव आता है तो वहाँ नेगेटिव ही लिखा जाता है, तब उसको पॉजिटिव नहीं करेंगे। ये जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो ऐसा एक केस आएगा भी, जब चेंजेस इन इन्वेंट्री नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव आया तो नेगेटिव ही लिखना, नेगेटिव आया तो नेगेटिव ही लिखना, उसको साइन चेंज मत करना, उसको साइन में चेंज मत करना, या फॉर्मूला उल्टा मत कर देना। फॉर्मूला इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, उसको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मत कर देना, उसको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मत कर देना। समझ में आया क्या? एक्सीडेंट पॉइंट क्लियर है क्या? फॉर्मूला इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, लॉजिक याद रखना है। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज एक्सपेंसेस, परचेज ऊपर आ गया तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है। समझा है तो थम्स अप दो, समझा है तो थम्स अप दो। बढ़ू आगे, यहाँ से बढ़ू आगे, बस खत्म हो रहा है, 10-15 मिनट, 10-15 मिनट बस खत्म हो रहा है। बुरे सपने वैसे भी जल्दी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अगला, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो बेसिकली अगेन कुछ WIP सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स WIP, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बच्चा अगर हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की बात करें तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा आपका? सैलरी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेटुटी, लीव इनकैशमेंट, जो भी आप एम्प्लॉय को देते हो, जो भी सैलरी वगैरह, जो भी बोनस वोनस आप एम्प्लॉय को देते हो, एम्प्लॉय की कॉस्ट अलग। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में जो आपका मेजरली इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो शेयर्स नहीं सॉरी डिबेंचर्स के ऊपर में दे रहे हो आप, लोन के ऊपर में जो इंटरेस्ट दे रहे हो, फाइनेंस कॉस्ट। मेरे सवाल का जवाब देना, डिविडेंड फाइनेंस कॉस्ट है या नहीं है? बच्चा डिविडेंड फाइनेंस कॉस्ट है या नहीं है? क्या डिविडेंड फाइनेंस कॉस्ट है या नहीं है? डिविडेंड इज नॉट अ फाइनेंस कॉस्ट, डिविडेंड इज नॉट अ फाइनेंस कॉस्ट, वो कॉस्ट नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, दैट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, शोन सेपरेटली, वो अलग से आता है, यहाँ नहीं आता है। कैसे आएगा क्या आएगा मैं बाद में बात करूंगा, अभी तक मैंने बताया नहीं हूँ। बट डिविडेंड इज नॉट अ फाइनेंस कॉस्ट, डिविडेंड इज नॉट अ फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये तो आपको पता ही है। फिक्स एसेट्स जो रहते हैं, टैंजिबल है उसको डिप्रिशिएट किया जाता है, इनटैंजिबल को अमोर्टाइज किया जाता है। और अदर एक्सपेंस जो भी मैन्युफैक्चरिंग रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कमीशन वमीशन, जो भी तेरे फलाने खर्चे वो यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बोल हाँ या ना, बोल यस और नो। नेक्स्ट, यहाँ से तेरे टोटल एक्सपेंस मिल जाएंगे। अब मेरे को बता, यहाँ तेरे को टोटल इनकम है, यहाँ तेरे टोटल एक्सपेंस है, प्रॉफिट निकाल सकता है क्या? ऊपर टोटल रेवेन्यू है, नीचे टोटल एक्सपेंस है, प्रॉफिट निकाल सकता है? सिंपल। प्रॉफिट कैसे निकालेंगा? इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस। यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, वो मैं उसका मीनिंग समझाता हूँ, बट यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ गया, इनकम माइनस एक्सपेंस। नाउ दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। क्या होता है समझो। एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स बेसिकली होता क्या है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में आपने लॉटरी टिकट जीत ली, ऑर्गेनाइजेशन में, या इस साल आपको ऐसा हो गया कि कोई अवार्ड मिल गया जिसकी वजह से 5 लाख रुपए की फंडिंग आ गई, तो 5 लाख रुपए का आपका इनकम हो गया। बट ये 5 लाख रुपए का इनकम हर साल आएगा कि ये इसी साल आया? 5 लाख रुपए की इनकम हर साल आने वाली कि इसी साल आई? क्योंकि अगर होगा क्या कि इस साल में अगर 5 लाख की इनकम लिख दूँ और ये पिछले साल ये इनकम नहीं रहेंगी, तो ऐसा लगेगा ना तूने इस साल ऐसा क्या किया जो 5 लाख रुपए की ज़्यादा कमाई हुई। ऐसे एक्सेप्शनल आइटम यहाँ अलग से दिखाए जाते हैं, उसको अलग से एडजस्ट करना पड़ता है, ऊपर नहीं। जो रेगुलर नहीं है, एक्सेप्शनली कभी कभी होने वाले या कभी कभी हुआ है, वो अलग से आएंगे। फिर वो एडजस्ट करने के बाद आता है एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। ना व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम? आग लग गई उसकी वजह से नुकसान हो गया, स्ट्राइक हो गई उसकी वजह से नुकसान हो गया। अगेन दीज आर दोज आइटम जो हमारे कंट्रोल के बाहर थे, दीज आर दोज आइटम जो हमारे कंट्रोल के बाहर थे, उससे होने वाला खर्चा या नुकसान हमको अलग एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, समझा है तो थम्स अप दो। इसको ऊपर मत लिख, अगर तू ऊपर लिखेगा तो वो मिक्स हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, अननेसेसरी डायरेक्टर पे उंगली उठ जाएंगी, इतना लॉस कैसे हो गया। स्ट्राइक कर दी लेबर ने, 3 महीने मेरी फैक्ट्री बंद थी, कोविड आ गया, 6 महीने से हमारा काम नहीं हुआ, हमारे कंट्रोल में नहीं था साहब। ये 6 महीने की वजह से जो फैक्ट्री शटडाउन का कॉस्ट रहा या स्ट्राइक का कॉस्ट रहा, उसकी वजह से होने वाला नुकसान या आग लगने की वजह से होने वाला नुकसान है सर, जिसकी वजह से बैलेंस शीट में लॉस दिख रहा है। हमने हमारा काम किया, ये हमारे कंट्रोल के बाहर था,
समझा है तो थम्स अप दो, समझा है तो थम्स अप दो, नहीं तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स मीटिंग में जब ये रिपोर्ट रखी जाएंगी लॉस वाली, शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, ये नालायक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हटा दूसरे को ला। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको उसको समझाना पड़ेगा, ये एक्सेप्शनल आइटम थे, पिछले साल नहीं हुए, इस साल हुए, इसकी वजह से लॉस आया हुआ है। होता है ना, एजीएम कंडक्ट की जाएगी जहाँ पे फाइनल अकाउंट्स आपके अप्रूव किए जाएंगे, तो उसको देखते आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए, समझना चाहिए कि इसमें डिफरेंस क्यों है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका देन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सब एडजस्ट करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस होगा, करंट टैक्स, डेफर टैक्स अगेन, वो डेफर टैक्स एसेट लाइबिलिटी जब हम पढ़ेंगे तब समझेगा डेफर टैक्स क्या होता है, अभी नहीं, अभी टेंशन मत लो उसका, ठीक है, अभी टेंशन मत लो। इसमें से टैक्सेस माइनस करोगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो धंधा हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एडजस्ट कर लो, प्रॉफिट और उसका टैक्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, वाई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का एडजस्ट करने बोल रहा है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब एग्जांपल के तौर पे वी केटर क्लासेस फॉर 11 12 सी ए सी एस, इवन सी एम ए। मान लो अगर हम एक आधा वेंचर बंद कर रहे हैं, जैसे आप बोले हम 11 12 का क्लास बंद कर देते, 11 12 का क्लास हम कंडक्ट नहीं करेंगे, तो होगा क्या, अगर 11 12 का क्लास पिछले साल कंडक्ट हुआ था तो पिछले साल के प्रॉफिट में 11 12 की रेवेन्यू दिखेंगी, बट इस साल के प्रॉफिट में 11 12 की रेवेन्यू नहीं दिखेंगी, तो आपको नहीं लगता उसको अलग करना जरूरी है, नहीं तो फिर उंगली उठेंगी, पिछले साल तो तेरा प्रॉफिट ज़्यादा था, इस साल तो तेरा प्रॉफिट ही नहीं है, ऐसा क्या किया तूने जो तेरा प्रॉफिट कम हो गया, हमने एक ऑपरेशन बंद कर दिया, हमने एक ऑपरेशन बंद कर दिया, तो इसका पिछले साल इनकम दिखेगा, इस साल इनकम नहीं दिखेगा, या इस साल इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं बट अगले साल बंद कर देंगे तो अलग, ताकि अगले साल के लिए प्रिपेयर करो, अब आपके रीडर्स को अगले साल के लिए उसको प्रिपेयर कर सको, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अलग, वो एडजस्ट कर लिया तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट, वो प्लस माइनस कर लिया तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो रहेगा ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, दिस प्रॉफिट फॉर द पीरियड विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, वो प्रॉफिट जो रहेगा वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, बैलेंस शीट में, ये वाला प्रॉफिट फॉर द पीरियड विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। और लास्ट में एक ईपीएस निकाला जाता है, अगेन AS20 कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस सब पे हम बात करेंगे। आई होप समझ में आया, आई होप समझ में आया, यस और नो में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो, कम ऑन हरी अप फास्ट, क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ू यहाँ से। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है ये बैलेंस शीट में जाएगा, बट सर डिविडेंड, अभी भी आपने डिविडेंड एडजस्ट नहीं किया, मैंने यहाँ कहीं भी डिविडेंड एडजस्ट किया क्या, कहीं भी मैंने डिविडेंड माइनस किया क्या, क्योंकि शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड बांटेंगी, वो कहाँ एडजस्ट होगा, वो कहाँ एडजस्ट होगा डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड एक्सपेंसेस तो नहीं है, डिविडेंड एक्सपेंसेस नहीं है तो एक्सपेंस के साथ तो एडजस्ट नहीं हुआ, डिविडेंड सर आप यहाँ भी एडजस्ट नहीं कर रहे, कहीं भी एडजस्ट नहीं कर रहे, तो डिविडेंड कहाँ एडजस्ट होगा, तो सुन, तेरे को याद है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट जाता है, मैंने पढ़ाया था आज ही पढ़ाया था मैंने, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट जाता है, यस और नो, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट जाता है, यस और नो, जब हम रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे ना, रिजर्व एंड सरप्लस में जब हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मान ले तेरा 30,000 का प्रॉफिट है, तो यहाँ से डिविडेंड माइनस होता है, यहाँ से 5,000 रुपये का डिविडेंड हम माइनस करते हैं और फिर 25,000 लिखते हैं, तो डिविडेंड कहाँ एडजस्ट होता है, बच्चा जवाब दे, डिविडेंड कहाँ एडजस्ट होता है, डिविडेंड क्या एक्सपेंस में एडजस्ट होता है, नहीं, इट विल बी एडजस्टेड इन रिजर्व एंड सरप्लस, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस, कहाँ से डिडक्ट कर देंगे हम उसको, रिजर्व एंड सरप्लस से, समझा है तो थम्स अप दे, समझा है तो थम्स अप दे, अलेफिया बेटा क्लियर है, आगे बढ़ू यहाँ से, आगे बढ़ाओ, ये डिस्कशन को आगे लेकर चलूँ, ये डिस्कशन को आगे लेकर चलूँ मैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं कह रहा हूँ, अब जो मैं कह रहा हूँ, ये नोट्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ये नोट्स मैं ग्रुप में शेयर कर लूँगा, डोंट वरी। इसका ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, अब क्या प्रिंटेड नोट्स आपके पास है नहीं, थैंक्स टू चंदू चाइना, बट ठीक है, आप लोगों के साथ में मैं ये नोट्स शेयर कर लूँगा ग्रुप में, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ये नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये नोट्स का लिंक आपको कहाँ मिल जाना है, डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रा ध्यान देना, ज़रा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको हेड याद, क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स एंड द बैलेंस शीट अंडर द मेजर एंड सब हेड, जैसा हम गुडविल की बात करें तो गुडविल का मेजर हेड क्या है, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में कौन से हेड में जाएंगे, वो इनटेंजिबल, समझ में आया क्या, नॉन करंट एसेट्स में कौन से हेड के अंदर में जाएंगे, इनटेंजिबल, क्लियर, ऐसे आपको हेड्स लॉक करने, जैसा शेयर फॉरफीचर, इस पर सोचना, मैं अभी बताऊंगा नहीं, फॉरफिटेड शेयर, देखते फाउंडेशन का कितना याद है आप लोगों को। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब ये क्या हो गया आपके, बेसिकली बिल
रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कौन से हेड में जाएंगे? मेजर हेड है इसका करंट एसेट, मेजर हेड है इसका करंट एसेट, और सब हेड क्या है इसका? ट्रेड रिसीवेबल। याद आया कि ये सब हमने आज पढ़ा है, ये सब आज हमने पढ़ा है। कैपिटल रिजर्व, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस, लोन्स फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। याद आया क्या? समझाया क्या करना है? समझाया तो थम्स अप दो, समझाया तो थम्स अप दो, समझाया तो थम्स अप दो। तो ये इस तरीके से आपने हेड्स लॉक करने, इस तरीके से आपने हेड्स लॉक करने। कितने हेड्स दिए हैं मैंने देख लो, कितने क्वेश्चन है? अराउंड 50-57 के आसपास है। जो बैलेंस शीट वाले हो गए 57, और उसके बाद में इनकम स्टेटमेंट के 14 है। 57 14 अराउंड 70-71 के आसपास में हेड्स मैं आपको लॉक करने के लिए दे रहा हूँ। ये नोट्स मैं होमवर्क में डाल दूंगा। एक बार वो समझ गया तो फिर ये फाइनल अकाउंट्स बनाना आसान है, क्योंकि वो फॉर्मेट बेस्ड है। तेरे को सिर्फ कैटेगरी में डालना है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये जाएंगे, वो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी कैटेगरीज, इसके हेड्स लॉक करते आने चाहिए। होमवर्क दूँ? होमवर्क दूँ? करके लाओगे? ये करके लाओगे? मैं नोट्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अभी तुरंत ही मैं नोट्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बट आप करके लाओगे? बोलो हाँ या ना, यस और नो। एवरीवन विल डू दिस? करके लाओ, पहला ही दिन है सर, आप होमवर्क दे रहे हैं, कितने बुरे हो। हाँ कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही है, ठीक है। चलिए आज यहीं रुकते हैं, हम आज यहीं रुकते हैं। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। कोई डाउट है आज के सेशन में? कोई डाउट है आज के सेशन में? कोई डाउट है तो पूछ लो। वेलकम टू सीए इंटर। फील आ गया होगा ना आपको? एक बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है पहले लेक्चर से ही। हाँ बराबर है, यही है सीए इंटर का मजा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।